बच्चों वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग बच्चों फ्रिक्शन का लास्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हाँ हाँ जी बेटा। तो शिव बहादुर गुड मॉर्निंग, उत्कर्ष सरोज गुड मॉर्निंग, रूपम, आशुतोष, कुमार रविरंजन, अनुष्का, श्रेयांश, कोमल, जयश्री, अनमोल फ्यूचर डॉक्टर, आलोक कुमार, श्वेता खरवाल, अनुष्का लखनऊ, पवन, लवली कुमारी, आलोक, पूजा, राघवेंद्र सिंह, प्रभा सिंह, फैजल शाह, विष्णुदत्त, पारुल, अमित, कुमार रविरंजन एंड धीरज सानू राय, साक्षी साहू, गुड मॉर्निंग बेटा। सूरज, हाउ आर यू बेटा। शीतल, मनीषा, प्रतिभा, प्रतिभा सिंह, प्रतिभा यादव, स्नेहा, प्रभा, सूर्य प्रकाश, लगी। चलो, सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोग सेशन फ्रिक्शन चल रहा था और आज फ्रिक्शन वाले सेशन को हम लोग एंड करेंगे, खत्म करेंगे। कल से स्टार्ट करेंगे वर्क फॉर एनर्जी। वर्क फॉर एनर्जी अपने आप में बहुत एलेबोरेट टॉपिक है जिसका इस्तेमाल लगभग पूरी फिजिक्स में होता रहेगा। तो फ्रिक्शन की कुछ चंद बातें हैं, मैं आपको जो फटाफट रियलाइज करा दूं और बस खाली फिर इसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो लास्ट ईयर वाले हमने उठा लिए हैं रैंडमली। और कल की कुछ फाइल का काम बाकी था, कुछ पीडीएफ कल की बाकी थी, तो कुछ कल वाली पीडीएफ का काम बाकी है, उसको डिस्कस करेंगे आज फटाफट। और बाकी कुछ क्वेश्चन आज के हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज से नमस्ते कहेंगे टॉपिक को हम लोग, फिर वर्क फॉर एनर्जी पढ़ लेंगे। एंड आई होप सैटरडे तक हम लोग तकरीबन सर्कुलर वगैरह खत्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉपरेशन आपको ये चाहिए कि आप रेगुलर वीडियोस देखते रहें, कोशिश करिए लाइव अटेंड करिए। उनकेस किसी कारणवश आप लाइव नहीं कर पाते हैं, नेटवर्क इशू है आपके साथ या कोई दूसरा इशू है, रात में देर तक पढ़ते हैं, सुबह नहीं उठ पाते हैं, तो इस क्लास का जो भी रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास पड़ा रहता है आप उसे देख लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए। तो नेहा, रुखसार, युवराज, शिवानी, शिवानी पाड़ी गुड नाइट कह रही हैं, विनय गुप्ता, कोमल वर्मा। चलिए, हाँ क्या हो बेटा सर, पीडीएफ कहाँ मिलती है? इसकी पीडीएफ बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है ना। हाँ, टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिल जाएगी। न्यू लाइट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, ठीक है बेटा। चलो, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। कल तक की बातें अगर आपसे करें, फटाफट वाला काम करें, तो याद करो बच्चों, फ्रिक्शन दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, दो बॉडी के रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। फ्रिक्शन का पर्पस, फ्रिक्शन जब किसी बॉडी पर लगता है तो मैक्सिमम किसी बॉडी पर लगने वाला अवेलेबल फ्रिक्शन अलग बात है, लगने वाला फ्रिक्शन अलग बात है। किसी बॉडी पर काम करने वाला मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स Fs इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, जहाँ एन का मतलब mg से हुआ करता था या mg cos थीटा से, mg cos थीटा प्लस इस तरह से होता था। कोई बॉडी जब स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर होगी तो एक्सेलरेशन a बराबर g sin थीटा काम करेगा। अगर रफ इंक्लाइन प्लेन पर है जिसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो a बराबर g sin थीटा माइनस म्यू जी cos थीटा काम करेगा, राइट। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा था कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो सबसे हावी होता है, फिर उससे छोटा या उससे कम वैल्यू का काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। काइनेटिक में दो कैटेगरी थी बेटा, एक स्लाइडिंग और दूसरा रोलिंग। स्लाइडिंग करना टफ है एज कम्पेयर टू रोलिंग, ठीक बात। ये सब बातें कल रफ पढ़ी थी। फ्रिक्शन अगर आपसे कोई पूछता है कि फ्रिक्शन कैसा फोर्स है, किस कैटेगरी का फोर्स है, तो फिर बच्चों दो बॉडी के टच में आने पर उसके माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो डेंट्स होते हैं वो इंटरलॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को और इसके न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं और आपस में एक अच्छी ग्रिप बन जाती है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स प्रैक्टिकल भाषा में फ्रिक्शन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगर किसी बॉडी में सब कुछ अवेलेबल है लेकिन चलने की टेंडेंसी ही नहीं है तो भी फ्रिक्शन अवेलेबल होगा लेकिन काम नहीं करेगा, ठीक बात। तो ये बात हमेशा कहता हूँ, जोर देके कहता हूँ बच्चों कि अवेलेबल फ्रिक्शन अलग बात है और काम करने वाला फ्रिक्शन, एक्टिव फ्रिक्शन अलग बात है। फिर ये भी देखा था बॉडी स्टैटिक कंडीशन पर रहेगी तो बॉडी पर स्टैटिक फ्रिक्शन काम करेगा, जब बॉडी काइनेटिक पर आएगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन काम करेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है, राइट।
अब इसी श्रृंखला में बातों को थोड़ा सा बेटा आगे बढ़ाएंगे, ठीक बात। चलो आगे चलते हैं। अब देखिए जरा क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन से रफली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक रैंडम प्रोसेस में। कुछ क्वेश्चंस और हैं बेटा जो आज हम लोगों ने उस वाली पीडीएफ से हट करके देखे हैं, उन्हें पहले देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन की वैरायटी अपने आप में सारी वैरायटीज का कहीं ना कहीं लेके चल रही है। तो क्वेश्चन की सारी वैरायटी पहले देख लिया जाए, फिर अगर समय बचता है तो समय बचेगा तो जो लास्ट वाली पीडीएफ थी उसके कुछ और अच्छे सवाल है उन्हें डिस्कस करते चलेंगे, ठीक। पहले क्वेश्चन कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बच्चों इनकरेक्ट है, राइट। तो आप आराम से डिस्कशन करते चलिए, खुद ब खुद सही गलत पता चल जाएगा। कह रहा रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोल करने वाला फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से कम होता है। सही बात है। घरों में हमने आपसे एग्जांपल दिया था कि जितनी भी सिलेंड्रिकल बॉडीज होती हैं, चाहे वो जरी केन हो या बड़ा सिलेंडर हो, उसे हम स्लाइड करके ले जाने की अपेक्षा उसको हम लुढ़का के ले जाते हैं, क्योंकि हमें पता है रोल करते वक्त उसका फ्रिक्शन उसके रिलेटिव मोशन का अपोज कम होगा। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है कि रोलिंग फ्रिक्शन, रोल करने वाले फ्रिक्शन में कम वैल्यू होती है एज कंपेयर टू स्लाइड करने वाले, एकदम सही स्टेटमेंट है। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल, तो यार इस स्टेटमेंट्स को अगर कंप्लीट करूं तो मैं लिख सकता हूं म्यू रोलिंग सच में कम होता है एज कंपेयर टू म्यू स्लाइडिंग, ठीक। अच्छा यही वजह है कि साइकिल के जो पीछे वाला पहिया होता है उसमें दो पुलीज आपस में इंटरलॉक होती हैं, उनमें से एक होती है जो पहिए के एक्सल से जुड़ी होती है, दूसरी पर चैन ड्राइव आती है ऐसे ऐसे, और इन दोनों के बीच में बॉल वियरिंग लगाई जाती है, बॉल वियरिंग गोल गोल छर्रे, ताकि वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो सके, ठीक। चलो फिर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, लिमिटिंग स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू नॉर्मल रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अरे कौन सी बड़ी बात है, सही बात है। एफएस मैक्स जिसको आप लोग मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन, जिसको आप लोग बेटा लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, ये सच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इनके, क्योंकि एफएस का फार्मूला एफएस बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। एफएस मैक्स मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाय एन। नॉर्मल रिएक्शन जितनी ज्यादा, मैक्स स्टैटिक फ्रिक्शन या अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन उतना ज्यादा। एग्जांपल के तौर पर अगर कार और ट्रक दोनों खड़े हों, दोनों को अगर हम बराबर तरीके से एफर्ट लगाएं तो ट्रक को चलाना ज्यादा टफ है, क्योंकि ट्रक का मास ज्यादा तो एमजी ज्यादा तो नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा, तो जिसका नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा उस पर अवेलेबल स्टैटिक फ्रिक्शन भी ज्यादा, राइट। आगे चले बेटा, अब देखिए जरा तीसरा, हाँ जी सी पार्ट कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हैज डायमेंशन ऑफ लेंथ, बस यही बात गलत है। आंसर आने लगे हैं चैट बॉक्स पे, बच्चे आंसर कर रहे हैं, अप्रिशिएबल बेटा। सी पार्ट बिल्कुल सही बात है। कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन का मतलब यहां म्यू से है। म्यू अपने आप में म्यू को ध्यान से देखा जाए तो म्यू दरअसल एफएस मैक्स जैसे फोर्स और एन जैसे फोर्स का रेशियो है। आप ऐसा भी कह सकते हो कि म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और कोफिशिएंट बच्चों एक नंबर होता है, एक गुणांक, एक डिजिट है, मात्र एक डिजिट है, एक डिफाइंड डिजिट है जिसकी जनरली वैल्यू 1 से कम होती है। तो इस डिफाइंड वैल्यू म्यू जैसी डिफाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन, कोई यूनिट नहीं होती है। तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं इट इज डायमेंशनलेस एंड यूनिटलेस। तो मैं इसको लिख देता हूं बेटा यूनिटलेस एज वेल एज बच्चों डायमेंशनलेस। बहुत धैर्य के साथ चलेंगे सेशन, धीरे धीरे बच्चों। अगर आपको याद होगा, अगर आप पहले लेक्चर से आज के लेक्चर को, धन्यवाद मिश्रा जी, आप अगर पहले लेक्चर को आज के लेक्चर से कंपेयर करोगे तो धीमे धीमे चीजों में ठहराव आता जाएगा, रफ्तार भी बढ़ेगी, कंटेंट भी ज्यादा कवर होगा, और साथ ही साथ ये भी आप देखते चलेंगे कि आपकी सब्जेक्ट वाइज ग्रिप भी अच्छी होती चलेगी। जो बच्चे पेशेंस से लगे उसको उसका पूरा बेनिफिट मिलेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डी पार्ट। कोफिशिएंट ऑफ फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, बिल्कुल सही बात है। सॉरी, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट द रिलेटिव मोशन, सही बात है। फ्रिक्शन का पर्पस ही होता है दो बॉडी के बीच होने वाले एक्सपेक्टेड रिलेटिव मोशन को अपोज करना, राइट। तो ये भी सही है। तो बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन छोटा होता है स्लाइडिंग से, सही बात है। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू एफएस मैक्स नॉर्मल के प्रोपोर्शनल होती है, और फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, सच बात है। अगर किसी प्लेटफॉर्म पर कोई बॉक्स रखा जाए और उस पर कोई एक्सटर्नल एफर्ट लगाया जाए जो इसे राइट साइड चलाना चाहे, तो फ्रिक्शन इसके रिलेटिव मोशन का अपोज लेफ्ट साइड लगकर करेगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। सी स्टेटमेंट ऐसा है जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, राइट, कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की डायमेंशन लेंथ जैसी होती है, जबकि सच्चाई क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अपने आप में यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। हो सकता है आपको आंसर जल्दी मिल जाता हो, लेकिन हमें हर ऑप्शन डिस्कस करना है ताकि चर्चा अच्छी हो सके, आप और भी चीज सीख सके। आगे बढ़ते हैं बेटा, इसे रफ कर दूं। अब देखिए जरा एक और अच्छा सवाल, हालांकि बेटा इसका कनेक्शन फ्रिक्शन से नहीं है, लेकिन फिर भी बता देते हैं क्योंकि इसका जिक्र क्वेश्चंस में आया है कई बार, 18 में पूछा भी गया था, इसलिए इसको डिस्कस कर देते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है एक ब्लॉक है जो कि मास m का है, प्लेस किया गया किसी स्मूथ इंक्लाइंड वेज ABC पर जिसका इंक्लाइनेशन थीटा है, फोटो में दिखाया गया है। द वेज इज गिवन एक्सेलरेशन a टुवर्ड्स द राइट साइड। ये जो ट्रायंगुलर शेप का वेज है, त्रिभुज के आकार का लकड़ी का एक पटरा है, कुछ भी कह दीजिए, वो किसी स्टेबल स्टैटिक प्लेटफॉर्म पर रखा है। उस पर एक कोई थ्रस्ट लगा, एक कोई धक्का लगा, जिसकी वजह से राइट साइड एक्सेलरेट हो गया, ये दाहिनी ओर एक्सेलरेट हो गया, ये रफ्तार पकड़ता जा रहा। राइट, तो ऊपर रखे m मास के बारे में पूछा है। कह रहा है कि द वेज इज गिवन एक्सेलरेशन a टुवर्ड द राइट साइड, वेज को a एक्सेलरेशन दिया गया है। द रिलेशन बिटवीन a एंड थीटा फॉर द ब्लॉक टू रिमेन स्टेशनरी ऑन द वेज। तो इस ब्लॉक का इस वेज पर स्टेशनरी बने रहना, उसकी मैथमेटिकल शर्त क्या है, उसमें a का शर्त क्या है। तो बच्चों बहुत धैर्य से सीखिए इस बात को कि जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग सबसे पहले अपनी बेसिक बातें अपनी हम सोच लेते हैं, हमें क्या आता है। देखिए बच्चों, हमेशा हर सवाल में ऐसा होगा, कुछ सवाल कहेगा, कुछ आपको पता होगा, दोनों को जोड़ दो, आंसर तक पहुंच जाओगे। और देखो जरा, तो इस स्टेबल प्लेटफॉर्म या वेज जैसे प्लेटफॉर्म पर ध्यान से देखो, तो ये रहा एक्सेलरेशन, ये रहा एक्सेलरेशन। अब जैसे एक्सेलरेशन आया तो जो भी फ्रेम एक्सेलरेटेड फ्रेम होते हैं उन्हें हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। जिन फ्रेम्स में, जैसे सपोज करो लिफ्ट है, और अगर लिफ्ट किसी एक्सेलरेशन के साथ अपवर्ड या डाउनवर्ड जा रही तो मेरे लिए एक नॉन इनर्शियल फ्रेम मानी जाएगी। और नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर रखे हर ऑब्जेक्ट पर स्यूडो फोर्स लगता है। फोर्स का फार्मूला F बराबर ma ही होता है, m बॉडी का मास और a बॉडी का एक्सेलरेशन, a फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है। तो हमारे पास एक ट्रायंगुलर वेज था, और ट्रायंगुलर वेज जब किसी ब्लॉक के, ट्रायंगुलर वेज के ऊपर एक ब्लॉक रखा गया m मास का, तो ये ब्लॉक एक ऐसे फ्रेम पर रखा है जो एक्सीलरेटेड है, जो नॉन इनर्शियल है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर रखे हर ऑब्जेक्ट पर स्यूडो लगता है F बराबर ma, जिसकी डायरेक्शन फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट होती है। तो इस पर एक एक्सेलरेशन ऐसे काम करेगा, ऐसे काम करेगा। नॉन इनर्शियल फ्रेम पर रखे हर ऑब्जेक्ट में एक स्यूडो फोर्स लगेगा, फोर्स की वैल्यू होगी F बराबर ma, जहां m बॉडी का मास है और a फ्रेम का एक्सेलरेशन है, और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ स्यूडो फोर्स फ्रेम के एक्सेलरेशन के ठीक अपोजिट होगी। राइट, अब लॉजिकली सोचो बच्चों कि ये एंगल कितना है, तो आपने कहा हॉरिजॉन्टल से बनने वाला इंक्लिनेशन का ये एंगल थीटा है। तो ध्यान से देखो, ये इंक्लिनेशन कैरी ऑन है, तो ये भी तो लाइन, ध्यान से देखो, तो हॉरिजॉन्टल के पैरेलल है। तो दो पैरेलल लाइन को जब एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेगी, सो देन इफ इट इज थीटा, दिस मस्ट बी थीटा, ये भी थीटा होगा। अब हम कह सकते हैं कि MA के दो कंपोनेंट कर लो, तो MA का थीटा एंगल पर जो कंपोनेंट आएगा, लाइक ऐसे कंपोनेंट आएगा, MA का जो थीटा एंगल पर कंपोनेंट आएगा वो बन जाएगा बेटा MA का कॉस ऑफ थीटा। ज्योमेट्री और सही से बनाओगे तो एंगल साफ दिखाई देगा। MA का थीटा एंगल पर कंपोनेंट MA का कॉस थीटा, और इसके ठीक परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होगा दैट विल बी MA का साइन थीटा, MA का साइन थीटा। राइट, अब जरा देखो एक बात और, अच्छा एक और बात है, ये स्मूथ इंक्लाइन प्लेन पर है, रफनेस जैसी कोई बातचीत नहीं, फ्रिक्शन जैसी कोई बातचीत नहीं है। मतलब इस वेज को जब तेजी से चलाया गया तो इस नॉन इनर्शियल फ्रेम के ऊपर रखे ऑब्जेक्ट पर लगा स्यूडो फोर्स, जिसका एक कंपोनेंट ma cos थीटा ऊपर काम करेगा। दूसरी लॉजिकल बात समझो, इस गुटके का, इस m मास के ब्लॉक का कुछ वजन होगा, वजन कहां की तरफ काम करेगा, वजन हो जाएगा बच्चों mg। ध्यान से देखो mg। अब आपको याद होगा कि mg के भी दो कंपोनेंट हुआ करते थे। डायग्राम आपकी बार आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, मतलब उल्टा दिख रहा होगा। आपकी हकीकत ये है कि याद करो बच्चों, अगर कोई m मास होता था और इंक्लिनेशन का अगर हॉरिजॉन्टल से बनने वाला एंगल थीटा है, तो ये नीचे की तरफ लगने वाला बॉडी का वेट होता था mg। ठीक, यहां से ये एंगल बनता था बच्चों थीटा। mg के दो कंपोनेंट, mg का cos थीटा, mg का cos थीटा, इधर कंपोनेंट mg का sin थीटा। तो जो mg है उसके भी दो कंपोनेंट होते थे, एक प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, एक इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। तो इधर भी mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर और वो हो जाएगा mg का cos थीटा, mg का बच्चों cos थीटा, और एक हो जाएगा mg का sin थीटा, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग। अब बच्चों इतनी ज्योमेट्री आप एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बैठ के सोचो, उससे कई गुना बेहतर है। बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए, शाबाश, एप्रिशिएट बेटा। a इज इक्वल टू g tan थीटा, बिल्कुल सही, सबके आंसर सही बेटा, यू ऑल डिजर्व एप्रिशिएशन। सो बच्चों कहने का मतलब ये कि जो ट्रायंगुलर वेज है, ट्रायंगुलर वेज के ऊपर रखे m मास के ब्लॉक ने महसूस किया कि वो किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम पर रखा है, तो इस पर लगा एक स्यूडो फोर्स पीछे की तरफ ma का एक कंपोनेंट ma का cos थीटा और mg का एक कंपोनेंट mg sin थीटा, ये दोनों इस बॉडी को ड्राइव देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ऊपर रखा m मास का ब्लॉक स्टैटिक रहे, गुटका रुका रहे, तो इसके लिए आवश्यक है नीचे वाला ड्राइविंग फोर्स बराबर ऊपर वाला अपोजिंग फोर्स। इसका मतलब mg sin थीटा को अगर ma cos थीटा ठीक ठीक बैलेंस कर ले
तो ऐसी परिस्थिति में ना ये ब्लॉक नीचे जाएगा ना ये ऊपर जाएगा और यही स्टैटिक बना रहेगा, राइट। तो ब्लॉक के हम कह सकते हैं एम मास के ब्लॉक के एम ब्लॉक में शॉर्टकट में लिख दिया एम ब्लॉक का स्टैटिक रहना, का स्टेशनरी रहना विदाउट फ्रिक्शन, बच्चों का स्टैटिक रहना। उसके स्टैटिक रहने की शर्त क्या है? उसके स्टैटिक रहने की शर्त क्या है कि नीचे वाला ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा ऊपर वाले ma cos थीटा के बराबर हो जाए, या ऊपर वाला ma cos थीटा दैट मस्ट बी बैलेंस बाय mg का sin थीटा। आई थिंक इट्स डन। ma cos थीटा दैट मस्ट बी बैलेंस बाय mg sin थीटा। आई थिंक बच्चों m से m खत्म हो जाएगा, तो a बराबर बच्चों आ जाएगा a इज इक्वल टू g टाइम्स ऑफ sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट गोज टू बी tan थीटा। अब पता है लोग इस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। तो याद रखें किसी ट्रायंगुलर वेज में से बोल दूं एक स्टेटमेंट के फॉर्म में कि किसी ट्रायंगुलर वेज, कोई ट्रायंगुलर वेज है तो ट्रायंगुलर वेज के ऊपर रखे ब्लॉक m का इस पर ना स्लाइड करना यानी गुटके के ना स्लाइड करने की शर्त यह है कि जो ट्रायंगुलर वेज है उसका एक्सेलरेशन a बराबर g tan थीटा होना चाहिए, राइट। कोई डाउट तो नहीं? पक्का? चलो अब इसी से कनेक्ट करके और भी सवाल बन सकते हैं, मैं सिर्फ कर रहा हूं बेटा, इसी से कनेक्ट करके और भी सवाल बन सकते हैं। जैसे मान लीजिए सपोज करो बच्चों आपसे कोई कह दे कि अब मान लो इसी क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ा दें, इस क्वेश्चन को हम और आगे बढ़ा दें कि बच्चों सपोज करो यहाँ पुली है, यहाँ पुली सिस्टम है और यहां से हमने इसको टाइट कर दिया, बांध दिया, यहां नीचे एक मास या एक नीचे मास हम लोगों ने कैपिटल M लगा दिया, ऐसे कैपिटल M लगा दिया, ठीक। और जो वेज है इसकी वैल्यू कैपिटल M1 रख लो, जो लटक रहा है मास उसकी वैल्यू कैपिटल M2 रख लो, या न्यूमेरिकल वैल्यू रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो बेटा हम लोग क्यों थोड़ी थोड़ी बातें सोच रहे हैं, हम यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकते हैं। मान लो इसे हम कर लें 4 किलो, ठीक है ना बच्चों, और इसे हम लोग लेट कंसीडर कर ले कितना कितना, चलो इसे भी मान लेते हैं 4 किलो, इसे भी 4 किलो मान लेते हैं। अब क्वेश्चन यही बन सकता है कि अगर सारे सरफेस कॉन्टेक्ट स्मूथ हैं, मतलब अगर कहीं भी फ्रिक्शन जैसी कोई बात एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो आप इस धागे पर टेंशन बताइए। ध्यान समझना, क्वेश्चन कह सकता है, मैं हिंट कर रहा हूं बेटा, केवल सवाल का टाइप देखो कितना अच्छा बन सकता है। क्वेश्चन कह रहा है इफ ऑल सरफेसेस आर स्मूथ, यानी ऑल सरफेस, फटाफट शॉर्टकट में लिखते हैं, इफ ऑल सरफेस हैज म्यू इज इक्वल टू 0, यानी कहीं भी कोई भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिफाइन नहीं है, हर जगह सरफेस स्मूथ है, तो ऐसी अवस्था में आप मुझे बता दो धागे में टेंशन कितना होगा, व्हाट इज टी, बशर्ते इफ m वाला ब्लॉक, m ब्लॉक लिख दिया, वो m मास का ब्लॉक है बेटा, m ब्लॉक डजंट स्लाइड ओवर वेज। सीखो बेटा, अगर m मास का ब्लॉक इस वेज के ऊपर स्लाइड ना करे तो उसके लिए टेंशन बताओ। अच्छा वेज के ऊपर स्लाइड ना करे, आधा काम खत्म कर दिया उन्होंने। वेज के ऊपर स्लाइड ना करे उसके लिए श्योर है कि जो वेज का एक्सेलरेशन है that must be equal to g times of tan of theta and let this theta be 45। मान लो थीटा 45। क्वेश्चन समझिएगा, 4 किलो का ट्रायंगुलर वेज, उसके ऊपर m मास का एक ब्लॉक रखा है, ठीक, और m मास के ब्लॉक का वजन मान लो 1 किलो, m मास का एक ब्लॉक रखा है, 4 किलो का एक वेज, उसके ऊपर एक m मास का ब्लॉक रखा है, राइट। m मास के ब्लॉक का वजन 1 kg है, ये सारा सिस्टम पुली की मदद से 4 किलो के वजन से लटक रहा है ना, इससे 4 किलो वजन लटकाया गया है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये mg यानी 4g अपनी ड्राइव से इस पूरे सिस्टम को घसीटना चाहता है, और आपको बताना है कि अगर सिस्टम इसी रफ्तार से घसीटा जाए, राइट, या आपसे कह दिया जाए कि यहाँ कितना मास लटका दिया जाए बच्चों, यहाँ कितना मास हैंग कर दिया जाए, कितना मास लटका दिया जाए ताकि ये पूरा का पूरा सिस्टम स्लाइड करे और ये वाला ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड ना करे। तो ब्लॉक के ट्रायंगुलर वेज पर स्लाइड ना करने के लिए शर्त है a बराबर g tan थीटा, थीटा की जगह 45 डालो, हम टी नहीं पता करेंगे, हम कह रहे हैं फाइंड कैपिटल M कि कितना मास लटका दिया जाए, ये पता करना हमको, ठीक है ना। इसे कैपिटल M रख लो बच्चों, कैपिटल M, तो कोई बड़ी बात नहीं, हम सीधे लगाना शुरू कर रहे हैं। भाई इसमें कौन लगेगा, आपने कहा सर इसमें लगेगा कैपिटल mg,
कैपिटल mg माइनस ऊपर कौन लगेगा, टेंशन। तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स बराबर ma करो, तो आपने लिखा कि स्टेटमेंट के तौर पर कि कैपिटल mg नीचे की तरफ, अब इसे हटा रहे बेटा, ठीक। अब समझदार बच्चे हो आप लोग। हाँ, कैपिटल mg नीचे की तरफ माइनस टी टेंशन ऊपर की तरफ इज इक्वल टू कैपिटल m मल्टीप्लाई बाई a, राइट। अब a बराबर क्या है, a आप जानते हैं, a बराबर जी टेन थीटा। तो a बराबर g का मतलब बच्चों 10 और tan थीटा में tan 45 कितना बन जाएगा 1, तो एक्सेलरेशन बराबर 10। डायरेक्ट वैल्यू इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर एक ही जगह पर 10 रख लो, राइट। अब एक क्वेश्चन ये बन के एक और क्वेश्चन बना लो। अब ध्यान से देखो, तो ये जो धागा है, धागा टाइट है, धागे में टेंशन, धागा एक टेंशन एक, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी, यहाँ भी टेंशन टी और यहाँ भी टेंशन टी। इस टी टेंशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस पूरे सिस्टम को ड्राइव देना। तो टी सिस्टम टी टेंशन आगे की तरफ, टी टेंशन आगे की तरफ, वो इसको मिला के चलाएगा। यानी टी टेंशन की जिम्मेदारी है 4 किलो और प्लस 1 किलो को मिला करके ए प्रोवाइड करना, जहां ए आप अच्छे से जानते हैं। तो बच्चों यहां से टी पता चलेगा, आई रिपीट, यहां से टी पता चलेगा और टी की वैल्यू यहां प्लेस कर देना, कैपिटल एम पता चल जाएगा। कोई डाउट तो नहीं बेटा? थीटा की वैल्यू बेटा आपको क्वेश्चन में दी गई। टी बराबर 0 क्यों आ जाएगा बेटा? देखो अजय विक्रम सिंह का आंसर आ गया, m इज इक्वल टू 9, a इज इक्वल टू 9 बेटा, a इज इक्वल टू 9 कीजिए। चलो देखिए भैया, सरल भाषा में मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको यह शर्त याद होनी चाहिए कि किसी ट्रायंगुलर वेज जिसका इंक्लिनेशन थीटा उस पर रखे m मास का स्लाइड न करना, उसके लिए वेज का एक्सेलरेशन a बराबर जी टेन थीटा है। एक्सेलरेशन पता कर चल गया तो बाकी FBD आप पहले से भी सोच लेते हो बेटा कि नीचे mg ऊपर टेंशन, तो mg माइनस टेंशन बराबर इसका ma। इधर टेंशन अगर फ्रिक्शन होता तो टेंशन माइनस फ्रिक्शन बराबर इसका ma, फ्रिक्शन नहीं है तो टेंशन बराबर ma, राइट। आगे चलते हैं बेटा, बहुत उलझना नहीं सवालों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा, पढ़िए, इत्मीनान से पढ़ लीजिए, टेक योर टाइम, पढ़ लीजिए। कंसीडर अ कार मूविंग अलोंग द स्ट्रीट। बेटा किसी क्वेश्चन से चिपकना नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा उसे छोड़ दो, फिर कभी मैराथन क्लास में फिर से देख लेंगे, ठीक। चलो अब देखिए जरा सा, कंसीडर अ कार मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल रोड विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड is 0.5, then shortest distance within which the car can be stopped। डेटा याद रखना बेटा, जो कार है, कार की रफ्तार कितनी है, मैं इसे दूसरे पेज पर करूंगा। कार की रफ्तार 72 किलोमीटर पर आवर है। आपको पता होगा जितने भी क्वेश्चंस किलोमीटर पर आवर में हैं उन्हें कृपया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर ले, और ऐसा करने के लिए बेटा आप 72 किलोमीटर पर आवर को याद करो बच्चों 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो, उससे मामला मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाता है। 18 से कट करोगे तो 18 चौको 72, 4 पंचे 20, आंसर इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड आ गया बेटा, राइट। तो हमारे पास एक मूविंग कार है जो स्ट्रेट रोड पर चल रही, हॉरिजॉन्टल रोड पर चल रही, जिस पर उसकी रफ्तार कितनी मेंटेन है, 20 मीटर पर सेकंड। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड इज 0.5, अगर रोड के टायर्स, सॉरी रोड और टायर्स के बीच में, रोड और कार के टायर्स के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो म्यू डिफाइंड है, दैट इज गिवन एज 0.5, तो आपको वो डिस्टेंस बतानी है जिसमें कार को रोका जा सके जबकि ग्रेविटी की वैल्यू 10 है। ऑप्शन देख लीजिए 20, 40, 30, 72। आओ कोशिश करते हैं बेटा, एक बढ़िया पार्ट लेते हैं, एक प्लेन पेपर पर चलते हैं। आइए इस सवाल को और अच्छे से समझा जाए और बेहतरीन लजीज तरीके से समझते हैं। तो सपोज करो बच्चों ये एक यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन रोड और इस पर हमारी एक कार, ये हमारी आपकी कार बेहद ही शानदार, राइट। और यहां जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बच्चों डिफाइन है, दैट इज म्यू इज इक्वल टू 0.5, डेटा लोड कर लें। और कार के पास जो इनिशियल रफ्तार है बेटा वो याद करो 72 का मतलब 18 चौको 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड थी। हमसे कह रहा है इस कार को रोकना है। रोकना का मतलब सपोज करो ये बेटा ये ऑब्जर्वेशन आपका अभी जब आपने किया तो ये ऑब्जर्वेशन टी बराबर 0 का है। इसके बाद कार पर लगेगा ब्रेक, समझिए कार पर रिटार्डेशन लगाना है, कार पर ब्रेक लगाइए। तो ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक तो वैसे भी कार के मोशन का अपोज करेगा, ऐसे पीछे की तरफ लग जाएगा, दोनों पहियों पीछे की तरफ लगेगा। थोड़ी देर बाद आप स्थिति देखो, कार धीमे 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 कार गोस टू अल्टीमेटली 0, कार आपकी रेस्ट पर आ जाएगी, राइट।
आइए कार आपकी अल्टीमेटली रेस्ट पर आ जाएगी। सो फाइनल वेलोसिटी इज सपोज टू 0। फिर सवाल समझ लीजिए, एक कार जो कि शुरुआत में 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से रफ सरफेस पर चल रही थी, टायर और सड़क के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन था वो 0.5 था। ब्रेक लगा, कार की रफ्तार धीमी हुई, सड़क और पहिए के बीच में फ्रिक्शन काम करना स्टार्ट किया। फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, मोशन आगे की तरफ हो रहा था, फ्रिक्शन पीछे की तरफ। पीछे लगने वाला फ्रिक्शन इसकी रफ्तार को 20, 10, 5, 0 रफ्तार करके रोक देगा, अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगी। लेकिन इस दौरान कार एक सर्टेन डिस्टेंस ट्रेवल कर ले गई, ध्यान से देखिए, इतनी डिस्टेंस चल लेगी। अब अगर हमसे कोई पूछे कि कौन सा फार्मूला प्रेफर करोगे, तो हम तो कहेंगे यह इस यात्रा की इनिशियल रफ्तार, इस यात्रा की यह इनिशियल रफ्तार, इस यात्रा की यह फाइनल रफ्तार, इस यात्रा में यह चली गई दूरी, और इस यात्रा का यह कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अब सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है, एक तो कुछ चीजें क्लियर हो गई। अच्छा बताओ बच्चों, एक्सेलरेटेड मोशन है कि रिटार्डेड मोशन? तो आपने कहा सर मोशन का अपोज हुआ होगा तभी तो रुकी है। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन जैसा फैक्टर है वो कार के मोशन के अपोजिट आया होगा, और अपोजिट आने वाले एक्सेलरेशन का नाम रिटार्डेशन होता है। इसका मतलब रिटार्डेशन है, कंफर्म रिटार्डेशन है। रिटार्डेशन है तो नेगेटिव होगा। अरे कन्वेंशन ये कहता है कि वेलोसिटी अगर राइट साइड पॉजिटिव तो लेफ्ट साइड काम करने वाला एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि रिटार्डेशन का काम कर रहा। अच्छा, फाइनल वेलोसिटी दी है, इनिशियल दी है, तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर बराबर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। आपको पता है ये आपका एक जनरल फार्मूला है इक्वेशंस ऑफ मोशन का, जिससे आप किसी भी एक्सेलरेटेड या रिटार्डेड मोशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। अब एक और बात जनरल बताऊंगा बेटा, सपोज करो आपके पास कोई प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई एम मास रखा है बेटा। एम मास की वजह से वजन कहां की तरफ लगेगा? mg लगेगा नीचे की तरफ। अब एम मास की ब्लॉक ने सरफेस पर नीचे की तरफ किया mg नामक प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन मिल गया। अब सपोज करो बच्चों, यहां जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू डिफाइन है, तो इसमें मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन कितना होगा? आपने कहा जो मैक्सिमम अवेलेबल फ्रिक्शन होगा एफएस मैक्स दैट इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई एन, और एन की जगह किसके बराबर है? mg, तो म्यू मल्टीप्लाई बाई mg। अब ये जो फ्रिक्शन है, सोचो अगर ये डायनामिक हो जाए, अगर ये चलने लगे, अगर ये चलना स्टार्ट कर दे, तो जब कोई बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी, स्लाइड करना स्टार्ट कर देगी, ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर देगी, तो फ्रिक्शन अपनी पूरी दम भर काम करेगा, पूरी औकात भर काम करेगा, पूरी सामर्थ्य भर काम करेगा। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन की सामर्थ्य, मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है कितना? म्यू mg, पूरा का पूरा काम करेगा और बॉडी को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। तो एम मास की बॉडी पर अगर इतना रिटार्डेशन लग जाए तो हम तो कहेंगे फोर्स बराबर, ये तो फोर्स है, फोर्स बराबर मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। m से m खत्म बेटा, तो a बराबर म्यू जी। आप इसे रट सकते हो, किसी म्यू कोफिशिएंट वाली सरफेस पर रिटार्डेशन वेक्टर a बराबर म्यू जी, दैट्स इट। तो a बराबर बेटा माइनस म्यू जी, माइनस इसलिए चूंकि रिटार्डेशन की तरह काम करेगा। पूरी यात्रा को इत्मीनान से देखिए, कार के पास इनिशियल रफ्तार थी, कार फाइनली स्टॉप कर गई, कार इस दौरान s डिस्प्लेसमेंट चली, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन फैक्टर के नाम पर माइनस म्यू जी काम करेगा। हमें इक्वेशन इससे याद आ गई, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मोशन है, तो हम लिखेंगे v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ as। अब सारी बातें जो जानते हो रखते चलो, आओ सॉल्व करते हैं बेटा। तो इसी इक्वेशन की मदद से देखिए जरा, v स्क्वायर का मतलब अंतिम वेलोसिटी का स्क्वायर दैट इज 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर, इस यात्रा की प्रारंभिक रफ्तार 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, a की जगह माइनस म्यू जी, a की जगह माइनस म्यू जी, और चली गई डिस्टेंस के नाम पर बेटा s, राइट। अब इसे एक जनरल फार्मूला बना देंगे। अब देखिए हमको s फाइंड आउट करना। अच्छा एक बात और देखो, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो बेटा मैं इस अल्टीमेटली इसे हटा दे रहा हूं और इन सब की जगह पर हम एक माइनस साइन इस्तेमाल कर रहे हैं, ये माइनस आ जाएगा, राइट। अब इन माइनस 2 म्यू जी एस को इधर उठा लो, से बन जाएगा बेटा 2 म्यू जी एस इज इक्वल टू, इधर बचेगा 20 का स्क्वायर मतलब 400, नियरली लास्ट लाइन। सो एस बराबर बेटा, एस बराबर 400 अपॉन, एस बराबर 400.2 इंटू म्यू, म्यू मतलब म्यू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्वेश्चन बोला गया 0.5, 2 खत्म म्यू खत्म जी 10। अब बच्चों एस फाइंड आउट करना है, राइट। ये कितना बन जाएगा, 5 दूनी 10, ये बन जाएगा 0.5 इंटू 2 1, ये 1 बन जाएगा, ये पूरा फैक्टर 1 बन जाएगा, 0 से 0 खत्म, ये पूरा 1, ये 1, ये 1, 1 इंटू 1 1, 40, एस बराबर 40 इन टर्म्स ऑफ मीटर। आपको याद होगा आंसर था
सब ने बिल्कुल सही रिस्पॉन्स किया बेटा। अब ये भी सही है, जैसे आपका कोई हमसे पूछ ले कि रिटार्डेशन के बाद बॉडी कितनी देर बाद फाइनली स्टॉप कर जाएगी, आफ्टर हाउ लॉन्ग टाइम बॉडी विल परफेक्टली स्टॉप। तो आप रिटार्डेशन फैक्टर कंपेयर कर लो, तो रिटार्डेशन फैक्टर ए बराबर आया था माइनस म्यू की जगह बेटा 0.5 इनटू जी की जगह पर 10 का 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ये आ जाएगा 0.5 की जगह 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रिटार्डेशन का रेट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी हर सेकंड रफ्तार 5-5 करके घटेगी। तो शुरुआत में रफ्तार 20 है, 1 सेकंड बाद 5 कम होगी 15, 2 सेकंड बाद 5 कम होगी 10, 3 सेकंड बाद 5 और कम होगी 5, और 4 सेकंड बाद 5 में 5 खत्म हो जाएगा, फाइनली 0। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो t बराबर 0 से स्टार्ट हुआ है और t बराबर 4 सेकंड तक बॉडी स्टॉप कर गई। ठीक है ना। तो अगर किसी बॉडी की डायनेमिक्स के बारे में, ये कितनी पता है, हर सवाल बोलता है, अगर किसी बॉडी की डायनेमिक्स के बारे में आपको उसकी इनिशियल रफ्तार पता है, आपको उसकी फाइनल रफ्तार पता है, आपको उसके पाथ का अंदाजा लगाना है, आपको उसके टाइम का अंदाजा लगाना है, तो अगर आपको एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन के बारे में आइडिया है तो आप v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का इस्तेमाल करके बड़े आराम से जा सकते हैं। राइट बेटा। तो सभी बच्चों के आंसर लगभग सही हैं, टाइम भी आ गया। शुभम कुमार, आई कांट अंडरस्टैंड बिकॉज आई एम क्लास 8। अरे डोंट वरी बेटा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे सीखते रहो। आपको कुछ बातें ऐसी हैं जो थ्योरेटिकल है शुभम, वो समझ में आ जाएंगी, अभी टाइम है, जस्ट कीप ऑन लर्निंग। थोड़ी सी बड़ी लड़ाई है ये। चले बेटा रफ कर दें। तो याद करो बच्चों, अभी हम लोग जस्ट डिस्कस कर चुके। हाँ जी, कहाँ थे हम? क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ये वाला, ये रहा। तो बेटा 40 मीटर पर सेकेंड। अच्छा एक बात और सिखानी है आपको, एक बात और सिखानी। कभी कभी क्वेश्चंस करते क्या है, कभी कभी वो आपको एक डिस्टेंस देकर के दूसरे डिस्टेंस पूछ लेंगे। तो बेटा आपको मैं याद देना, अभी लास्ट में जो एक्सप्रेशन आया था वो आया था s बराबर फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स ऑफ म्यू मल्टीप्लाई बाय जी। याद करो, अभी ऐसा एक्सप्रेशन आया था सबसे लास्ट कैलकुलेशन में। ठीक है ना, सबसे लास्ट कैलकुलेशन याद करो, आपके पास ऐसा ही आंसर था। दिखाए क्या? ये देखो, दिखाते हैं, देखो ध्यान से देखो, s बराबर v स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जी। राइट। अब ऐसे आंसर का करना क्या है, अब ऐसे आंसर का करना क्या है दिखाते हैं जरा सा। अब ऐसे आंसर से कुछ सोच सकते हो, देखो क्या सोच सकते हो आप, सोच सकते हो s बराबर s इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ म्यू मल्टीप्लाई बाई जी। अब अगर सपोज करो बच्चों, एक ही सरफेस पर किसी एक वेलोसिटी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट करे और कुछ डिस्टेंस चले, फिर वेलोसिटी चेंज हो जाए, फिर कुछ और डिस्टेंस चले, भाई सिंपल बात है, 40 की रफ्तार में ब्रेक मार दोगे तो कुछ डिस्टेंस चल के रुकेगी, अगर 80 की रफ्तार में ब्रेक मारोगे तो कुछ ज्यादा डिस्टेंस चल के रुकेगी, 100 की रफ्तार में ब्रेक मारोगे कुछ और डिस्टेंस चल के रुकेगी। तो डिस्टेंस कहीं ना कहीं वेलोसिटी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आप ऐसा भी कह सकते हो बेटा, एक ही सरफेस में जो ट्रेवल डिस्टेंस है वेलोसिटी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ ग्रेविटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। राइट। अब एक बात सीखो जरा सा, अगर हम दो रेशियो ले लें s1 s2 तो डेट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर अपॉन v2 स्क्वायर हो जाएगा। वाई? बिकॉज अगर सरफेस एक है, अरे एक ही कार एक ही ट्रक है, तो म्यू एक रहेगा, जी एक रहेगा, 2 एक रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब ऐसे सवालों का हेल्प कैसे लेंगे, कैसे हिंट लोगे? तो मान लो आपसे कहते कि कोई कार है ना, अ कार, क्वेश्चन देखो फ्रेम कर रहे हैं बेटा, अ कार, एक कार है जो किसी सरफेस पर जब 40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर सेकंड से चल रही थी, when a car was traveling initially with 40 meter per second, it stopped in 10 meter. So if the same car starts to travel with 60 meter per second, या ऐसा कहते हैं 80 meter per second, then after how much it will stop, how long it will stop, कितनी देर बाद ये रुकेगी। तो बस ये लॉजिक समझना कि अगर 40 की रफ्तार से चल रही थी, ब्रेक लगने पे 10 मीटर चल के रुकी, तो 80 की रफ्तार से चलने पर कितना रुकेगी। तो बेटा वही फॉलो करेंगे हम, s1 अपॉन s2। So S1 upon S2 is equal to V1 square upon V2 square, V1 square upon V2 square, या इसे आप ऐसा भी कह सकते हो S1 upon S2 is equal to V1 upon V2 का होल स्क्वायर, V1 upon V2 का होल स्क्वायर। राइट। आओ देखते हैं जरा सा, S1 कितना है, S1 का मतलब पहले चलेगी डिस्टेंस, दैट इज 10 मीटर, 10 मीटर अपॉन S2 कितना है बेटा, दैट इज S, बराबर V1 का मतलब पहले वेलोसिटी कितनी बेटा 40,
और फिर दूसरी वेलोसिटी कितनी है बेटा 80। ध्यान से देखो, तो अगर इलिमिनेट किया जाए 0 से 0, 4 1 के 4, 4 दूनी 8 और इसका स्क्वायर, तो 10/s इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर मीन्स 1/4। तो s बराबर बन जाएगा 10 4 40 मीटर। 40 मीटर चल के रुकेगी। कोई डाउट तो नहीं, बिल्कुल सही है, लगभग सबके आंसर सही बेटा। लेट्स प्रोसीड फर्दर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, शानदार सवाल, शानदार सवाल। और इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही सीख लेंगे, एज इट इज जैसा है वैसा सीखेंगे। है क्या, ये जनरल सवाल है कि अगर आपके पास कोई टेबल है और उस टेबल के ऊपर कुछ पार्ट ऑफ चेन लाइन है, चेन का कुछ हिस्सा पड़ा है और चेन का कुछ हिस्सा ऐसे लटक रहा है, राइट। चेन और टेबल के बीच जो बच्चों कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, लेट दिस बी म्यू, और जो चेन की टोटल लेंथ है बेटा, टोटल लेंथ ऑफ चेन है वो एल है। तो क्वेश्चन अक्सर ये पूछता है कि कितना सेफ पार्ट ऑफ चेन हम टेबल से फ्रीली सस्पेंड कर दें, लटका दें, ताकि ये चेन टेबल के ऊपर स्लाइड ना करे। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए छोटा सा काम आपको बता दें, इसको ड्राइव कैसे करोगे, क्योंकि हम ड्राइव नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट रिजल्ट का इस्तेमाल करेंगे और आपको भरोसा दिलाएंगे कि आप रिजल्ट इस्तेमाल करिए, राइट। देखिए जरा कैसे, जो हैंगिंग पार्ट है इसका वजन नीचे की तरफ अगर ठीक ठीक बैलेंस हो जाए पीछे काम करने वाले फ्रिक्शन फोर्स के बराबर। हम बीच के टेंशन जैसे इंटरनल फोर्स को बिल्कुल गायब करके सोच रहे हैं कि सोचो नीचे खींचने वाला बराबर ऊपर रोकने वाला, तो नीचे खींचने वाला ऊपर रोकने वाला अगर बराबर कर दो, और सोचो बच्चों अगर ये पार्ट हैंगिंग पार्ट एक्स हो, हैंगिंग पार्ट बेटा अगर एक्स हो, अब इस बात को क्रम से कैसे करोगे, तो हम तो ऐसे करेंगे कि हैंगिंग पार्ट अगर एक्स हो तो बचा हुआ पार्ट बेटा L माइनस एक्स हो जाएगा, ये पार्ट L माइनस एक्स हो जाएगा, L माइनस एक्स। तो हैंगिंग पार्ट का मास कितना हो जाएगा, तो बहुत ध्यान सुनना, चेन जैसे सिस्टम में लीनियर मास सिस्टम लिया जाता है, लीनियर मास सिस्टम। इसका मतलब यह है कि अगर L लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का मास m/L हो जाएगा। L लेंथ का मास m है तो यूनिट लेंथ का m/L होगा, तो x पार्ट का कितना हो जाएगा, x लेंथ का मास कितना हो जाएगा, m/L इंटू एक्स। तो L माइनस एक्स का कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स वाले का m/L इंटू L माइनस एक्स। सोचा नहीं था कि ड्राइव करेंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ड्राइव कर लेते हैं। अब मैं जितना बोल रहा हूं बेटा मेरी बात समझना बहुत ध्यान से, पूरी बातें समझना। एक टेबल, उसके ऊपर L लेंथ की और m मास की एक चेन पड़ी, चेन का x पार्ट लटक रहा है, बाकी बचा हुआ L माइनस एक्स पार्ट ऊपर रखा है। ये चेन रुकी रहे उसके लिए आवश्यक शर्त क्या है, रुकी रहे उसके लिए आवश्यक शर्त है कि ऊपर वाले पार्ट पर काम करने वाला फ्रिक्शन फोर्स कम से कम बराबर या बड़ा हो नीचे लटक रहे पार्ट के वजन से, वेट्स। अब नीचे पार्ट का वजन ऊपर पार्ट का वजन चेक करना पड़ेगा, तो और कोई बड़ी बात नहीं है। नीचे पार्ट का वजन कितना हो जाएगा, x पार्ट का मास कितना हो जाएगा, m/L मल्टीप्लाई बाई एक्स, यूनिट लेंथ का मास मल्टीप्लाई बाई लेंथ और मल्टीप्लाई बाई जी। ठीक है ना, इस बात को और अच्छे से लिखे बेटा, इस बात को और अच्छे से लिखे तो मैं लिख सकता हूं। अच्छा यहाँ फ्रिक्शन कितना होगा, तो फ्रिक्शन का फार्मूला होता है म्यू एन, और एन किसके बराबर, इस चेन का वजन नीचे की तरफ mg, ऊपर काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। मास कितना हो जाएगा, इस पार्ट का मास L लेंथ का m है तो यूनिट लेंथ का m/L है, तो L माइनस एक्स का L माइनस एक्स इंटू m/L इंटू जी, ये mg की वैल्यू आ गई। अच्छा इस पार्ट का वजन कितना हो जाएगा, इस पार्ट, इस वाले का m/L इंटू एक्स इंटू जी। अब रुकी रहे उसकी शर्त क्या है, तो पीछे काम करने वाला फ्रिक्शन म्यू एन दैट मस्ट ओवरकम आर इक्वल टू बॉडी का वजन, हैंगिंग पार्ट का वजन। तो म्यू एन का वैल्यू बच्चों m/L इंटू L माइनस एक्स इंटू जी। आप चाहो तो चेक कर लो, म्यू एन की वैल्यू यही है, कॉपी कर लिया हमने, राइट। बड़ी या बराबर हो mg मतलब लटकने वाले पार्ट के वजन से, दैट इज म्यू मल्टीप्लाई बाई m/L इंटू जी। ठीक है बेटा, इंटू एक्स, mg से आई थिंक mg खत्म हो जाएगा और म्यू, एक मिनट, म्यू कहाँ आएगा, यहां म्यू नहीं आएगा, राइट। अब बचा म्यू L माइनस एक्स अपॉन L ग्रेटर देन आर इक्वल टू x/L। अब इसको रिजॉल्व करोगे, अब इसको लेफ्ट राइट ले जाके सॉल्व कर लेना। ये हमने तरीका बता दिया कि नीचे लटक रहे पार्ट का वजन बराबर ऊपर काम करने वाला फ्रिक्शन, इतनी लेंथ का वजन निकाल के नीचे लगा दो, इस पार्ट का फ्रिक्शन लगा के पीछे लगा दो, फ्रिक्शन बड़ा या बराबर हो लटकने वाले वजन के। अब अल्टीमेट जो आंसर आएगा वो तुम्हें याद करना, वो तुम्हें एक्सपेक्ट कर रहा हूं बेटा। अब वहां ड्राइव नहीं कर पाओगे, समय नहीं रहेगा बेटा इतना। अब इसे याद रखो
कि एक्स सेफ, मैं ऐसे याद कर रहा हूं बेटा, एक्स सेफ इज इक्वल टू म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, दैट्स इट, खत्म। जहां म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, एल क्या है, टोटल लेंथ है। तो सेफ पार्ट जो हैंग हो सके दैट इज म्यू टाइम्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन टाइम्स ऑफ टोटल लेंथ अपॉन 1 प्लस म्यू। अब देखो सवाल पढ़, एक हैवी यूनिफॉर्म चेन है जो हॉरिजॉन्टल टेबल पर पड़ी है, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड द टेबल इज 0.5, ये मिला बेटा, ये हमें म्यू मिल गया, म्यू मिल गया, म्यू बराबर 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over, तो सेफ पोर्शन जो लटकाया जा सके, तो x सेफ बराबर कितना पार्ट लटकाया जा सकता है, x सेफ बराबर दैट इज म्यू l, म्यू का मतलब 0.25 l अपॉन 1 प्लस म्यू, 1 प्लस 0.25, 1 प्लस 0.25, so this goes to 0.25 l, 0.25 l अपॉन 1.25, 1.2 है, 25 एक के 25, 25 पंचे 125, l/5 पूरी लेंथ का 1/5 पार्ट लटकाया जा सकता है, l/5 सेफ पार्ट है। अब वो परसेंटेज के हिसाब से कितना होगा, तो किसी पूरी क्वांटिटी का 1/5 हिस्सा 20% होता है, नहीं पता तो पता कर लो कि परसेंटेज, ये भी सब सीखने वाली बात है, परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रैक्शन, ऐसे कहते हैं, परसेंटेज बराबर एक्स सेफ अपॉन टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय 100। सेफ जो पार्ट है वो टोटल लेंथ का कितने परसेंट है, तो सेफ पार्ट कितना आया बेटा, l/5 अपॉन टोटल लेंथ कितनी बेटा, l मल्टीप्लाई बाय 100, l से l खत्म, 100 का 1/5 कितना हो जाएगा, 20%। तो ऑप्शन संख्या ए इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ यू हैव रिस्पॉन्डेड वेरी वेल। आगे चले बेटा, हैंगिंग पार्ट म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू, बिल्कुल ठीक है बेटा। चलो एस चक्रवर्ती वेलकम बेटा, डजंट मैटर, आप लेट आए आप आए, अच्छा लगा। चलो आंसर दो, आंसर दोनों से ही आ जाएगा, हाँ ठीक है बेटा, चाहे जैसे आप कर लो, 20% सबके आंसर सही। साक्षी सही बेटा, प्रीति वर्मा एकदम सही, उमेश, रोहित और विष्णुदत्त, प्रिया, स्नेहा, आशुतोष, अवंतिका, यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल बेटा, शाबाश की बेटा, प्रिया त्रिपाठी, स्नेहा, रचना, युवराज, फ्यूचर डॉक्टर, लेट्स मूव अहेड, चलते बेटा। सौम्या शुक्ला, बिल्कुल सबके आंसर सही बेटा। अब आगे चल रहा हूं मैं, ठीक है चलो। तो ये एक जनरल तरीका हो गया, किसी भी हैंगिंग पार्ट, किसी भी हैंग कर रहे चेन के पार्ट का अगर हमें सेफ फ्रैक्शन निकालना है, तो सेफ फ्रैक्शन निकालने का तरीका बेटा, फार्मूला आपके पास लिखा है, फार्मूला है एफ सेफ बराबर म्यू एल अपॉन 1 प्लस म्यू। आई थिंक दैट्स डन, राइट। चलो आगे चले, डन, आगे आ जाओ। ये बेटा ये सारी वैरायटी कवर कर ली हमने। असल में ऐसा है कि कभी कभी हम जब पीडीएफ, बाबा, तो कभी कभी हम लोग जब पीडीएफ वगैरह डिस्कस करते हैं ना, तो उसमें कभी कभी होता है कुछ अच्छे क्वेश्चंस रह जाते हैं जो करने चाहिए, तो ये डिस्कस कर लिया बेटा। आइए 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 आइए, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, इस बढ़िया सवाल को भी करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए इत्मीनान से। Correct, block of mass m in the contact with the cart C as shown in the figure. The coefficient of static friction between block and the cart is mu. The acceleration alpha of the cart that will prevent the block from falling satisfies. क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ब्लॉक है, आप इमेजिन करो इस बात को, ऐसे तो सोच नहीं सकते, कैसे करोगे। एक पन्ना ले लो, पेज, और उस पेज को लेकर के हवा में ऐसे दौड़ जाओ, पेज तुम्हारे हाथ से चिपका रहेगा। उसकी वजह क्या है, हालांकि उसमें एयर फोर्स का बहुत बड़ा हाथ है, आप ऐसे कह सकते, ये फीलिंग लाने के लिए। तो जब ये काफ़ी रफ्तार से चलेगा तो पेज एक नॉन इनर्शियल फ्रेम से जुड़ा है, तो इस पर एक स्यूडो लगेगा मोशन ऑफ फ्रेम के अपोजिट, पीछे की तरफ, जो इसे एक नॉर्मल रिएक्शन देगा। नॉर्मल रिएक्शन होगी, एन होगा और म्यू भी होगा, तो म्यू एन इज इक्वल टू फ्रिक्शन बन जाएगा। तो पन्ने का, पेज का वजन, किसी हल्की चीज का वजन नीचे गिरना चाहेगा लेकिन फ्रिक्शन गिरने से रोकेगा। बस यही कहानी आ गई है कि जो एम मास का ब्लॉक है, ध्यान से देखो, तो किसी ऐसे फ्रेम से एसोसिएट है, फिर से बोल दें, एक सिंपल प्लेटफॉर्म रोड, उस पर एक व्हीकल का एक्सेलरेशन अल्फा आगे की तरफ, उस पर एक ब्लॉक चिपकाया नहीं किया, बस खाली से सटा हुआ है जो कि इसके चलने के लिए चिपका है। ये ब्लॉक रुक जाएगा। तो एम मास पर लगेगा एक स्यूडो फोर्स, कहां की तरफ, पीछे की तरफ। कितना लगेगा, एम ए।
m ब्लॉक का मास है और a फ्रेम का एक्सेलरेशन a ना होकर अल्फा है, और s फोर्स की डायरेक्शन एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट है। सारी बातें फिर सुनना। ब्लॉक एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। आई रिपीट, ब्लॉक एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम से कोई m मास चिपका हुआ है या m मास उसके कांटेक्ट में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के कांटेक्ट में रखी किसी बॉडी पर लगेगा स्यूडो फोर्स बराबर m मल्टीप्लाई बाय m बॉडी का मास है, अल्फा फ्रेम का एक्सेलरेशन और डायरेक्शन ऑफ फोर्स फ्रेम के मोशन के अपोजिट है। राइट, अब ध्यान से देखो तो ये ma, ये m अल्फा जो भी है, ये इस कह सकते हो कार्ट को, इस गाड़ी को, जो ma एक्सेलरेशन, आई रिपीट, ये जो ma नामक फोर्स है वो इस ब्लॉक को इस गाड़ी से दबा रहा, चिपका रहा, इस पर करवा रहा प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। फिर से बोल दे, m मास का ब्लॉक जब मूविंग कार्ट या नॉन इनर्शियल कार्ट के संपर्क में है, जो कि कार्ट में एक्सेलरेशन है, तो कार्ट एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम के कांटेक्ट में रखी हर बॉडी पर स्यूडो लगेगा ma, m बॉडी का मास है, अल्फा फ्रेम का एक्सेलरेशन और ma यानी m अल्फा या फोर्स की डायरेक्शन मोशन ऑफ फ्रेम के ठीक अपोजिट, पीछे की तरफ। राइट, अब ये m अल्फा दरअसल बन गया प्रेसिंग एक्शन। ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब सुनो, इस ब्लॉक का वजन भी है जो इसे नीचे गिराना चाहेगा। कितना वजन है? mg। ब्लॉक का मास mg, ब्लॉक का मास m तो वजन mg। अगर गिरना चाहेगा तो गिरने की टेंडेंसी का अपोज करने के लिए एक्टिव हो जाएगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम औकात कितनी? Fs max इज कैलकुलेटेड Fs max बराबर म्यू मल्टीप्लाई बाई n। तो Fs max बराबर बन जाएगा बेटा म्यू मल्टीप्लाई बाई, और n की जगह किसके बराबर आ जाएगा? m अल्फा, क्योंकि n और m अल्फा दोनों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस हैं जो इस बॉडी को बैलेंस कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम पर ला रहे हैं। तो इसके n की जगह पर m अल्फा। अब केवल वो शर्त लिखो, सेफ शर्त लिखो, तो आप कह सकते हो कि ब्लॉक तब नहीं गिरेगा जब ऊपर काम करने वाला फ्रिक्शन नीचे काम करने वाले वजन को ठीक ठीक बैलेंस कर ले। तो ब्लॉक के ना गिरने की शर्त है ना, कि Fs max ऊपर की तरफ, Fs max ऊपर की तरफ बॉडी के, ऐसा कह सकते हैं Fs max ऊपर की तरफ या तो बड़ा हो और या तो बराबर। किससे? गिराने वाली फोर्स mg से, बॉडी के वजन से। अरे फ्रिक्शन रोकने वाला बड़ा हो जाए, बॉडी नहीं गिरेगी। Fs max कितना? म्यू n की जगह कितना बेटा? म्यू m अल्फा, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई g। m से m खत्म, सो अल्फा बराबर, ये अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू। है कोई ऑप्शन ऐसा? इस बात को न्यूमेरिकली पूछ सकता है, जी की म्यू की कुछ वैल्यू देते है कोई? अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू g बाई म्यू, ये दोनों स्थितियों में नहीं गिरेगा। राइट, देख लीजिए बेटा, यस ऑप्शन सी इज करेक्ट। चंद्रभूषण बिल्कुल सही आंसर बेटा। अनमोल, रविरंजन, शिप्रा, सौम्या, शिवानी, उमेश, प्रीति, स्नेहा एंड ऑल। चलो आगे चले बेटा। प्रतिभा सत्यार्थी, सी पार्ट, नाजिया फातिमा करेक्ट, स्नेहा वर्मा, अनमोल, साक्षी सिंह वेल डन, अनुष्का लखनऊ सी पार्ट, प्रीति वर्मा सी पार्ट, विष्णु दत्त सी पार्ट, आदित्य सी पार्ट, साक्षी सिंह यस। ठीक, चले बेटा। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम के कांटेक्ट में रखे मास पर लगेगा एक फोर्स, स्यूडो फोर्स, जो कराएगा ब्लॉक पर जो कराएगा फ्रेम पर एक्शन, मिलेगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से म्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो बन जाएगा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स बॉडी के गिरने की टेंडेंसी का अपोज करेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स रोकने वाला बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए गिराने वाले फोर्स के। राइट, लेट्स प्रोसीड फर्दर। फॉर एग्जाम्पल, चलो फॉर एग्जाम्पल दिस क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन, सीख लीजिए। हाँ जी, कह रहा है ब्लॉक बी इज पुश्ड, a block B is pushed momentarily along a horizontal surface with the initial velocity v. If mu is the coefficient of sliding friction between the B and surface, the block will come to rest. बहुत अच्छा सवाल, आसान सवाल, फटाफट सीखो इस बात को, तुरंत हम कर सकते हैं। ये एक आपका सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसी का फोटो बना रहे हैं। ये आपका ब्लॉक, वही ब्लॉक बी, इन दोनों के बीच कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। आपको याद होगा बॉडी पर रिटार्डेशन काम करेगा,
ए बराबर, बार बार नहीं बताएंगे बेटा, ए बराबर माइनस म्यू जी। याद करो कि अगर म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है और कोई बॉडी हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है तो उस पर रिटार्डेशन के नाम पर म्यू जी काम करता है। इनिशियल वेलोसिटी वी है, फाइनली इसको रुक जाना है, यानी फाइनली वी स्टॉप हो जाएगा। स्टॉप का मतलब इसका फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। ये मोशन अगर टी बराबर जीरो समय पर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ से जीरो तक पहुंचने में, रगड़ रगड़ के धीमे धीमे होने में कुछ टाइम तो लगेगा, तो मान लो टाइम टी हो गया। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी के नाम पर वी है, फाइनल वेलोसिटी इसको रुकना है जीरो है, और टाइम इंटरवल टी है, और एक्सेलरेशन के नाम पर म्यू जी है। तो हमारे पास वी है, यू है, ए है, टी है, हम लगाने जा रहे हैं वी बराबर यू प्लस ए टी। सो वी बराबर बच्चों यू प्लस ए टी के हिसाब से फाइनल वेलोसिटी इसकी रोकनी है इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी के नाम पर उसको मोमेंटरली जर्क दिया गया, ऐसे शू ऐसे धक्का दिया गया, तो ये इनिशियल वेलोसिटी वी के साथ चला, प्लस एक्सेलरेशन की जगह बेटा माइनस म्यू जी का इस्तेमाल करोगे, तो मैं से कह सकता हूं कि एक्स की जगह मैं माइनस म्यू जी का इस्तेमाल कर लूं और मल्टीप्लाई बाय टी रख दो बेटा। तो म्यू जी टी इधर ले आओ, तो टी बराबर वी, या ऐसा कहें कि म्यू जी टी इधर ले आओ, म्यू जी टी बराबर वी, तो बेटा यहां से टी बराबर वी अपॉन म्यू मल्टीप्लाई बाय जी बन जाएगा। आसान क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन पूछा गया 2007 में, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। तो टी बराबर वी बाई म्यू जी, टी बराबर वी बाई म्यू जी है कोई, ये है डी पार्ट, राइट। डी पार्ट सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, वेरी वेल डन बेटा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नियरली लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पीडीएफ आई थिंक, यस नो एक आधा क्वेश्चन और। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है 100 न्यूटन का एक चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली ऑन अ ब्लॉक ऑफ 10 kg प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 100 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है किसी ब्लॉक पर जो कि हॉरिजॉन्टली प्लेस है रफ सरफेस पर, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। ठीक है बेटा, कह रहा है इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा। आइए इस बात को ध्यान से देखा जाए, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये रहा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ये रहा इस पर बेटा ब्लॉक। जहां तक रही बात बेटा ब्लॉक की, तो ब्लॉक का मास कितना है 10 kg। ये ब्लॉक है जिसका मास है बेटा 10 kg, 10 kg। इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है, ये लीजिए फोर्स काम करवा दिया 100 न्यूटन का, 100 न्यूटन का एक हॉरिजॉन्टल फोर्स काम कर रहा है। देख लीजिए अपने से 10 kg का ब्लॉक किसी हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर रखा है और उस पर 100 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा जो ब्लॉक है और जो सरफेस है उनके बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज डिफाइंड एज 0.5। यहां जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा है म्यू, दैट इज इक्वल टू 0.5। कह रहा इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन एज 10, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना होगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा। बहुत ही शानदार लजीज और टेस्टी सवाल बच्चों। 100 न्यूटन की आपने ड्राइव लगाई और जैसे ब्लॉक में ड्राइव आएगी तो अगर ब्लॉक और सरफेस के बीच फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन एक्टिव हो जाएगा और फ्रिक्शन मैक्सिमम सामर्थ्य लगाएगा, या जितनी जरूरत उतनी सामर्थ्य लगाएगा। तो पहले फ्रिक्शन चेक तो कर लिया जाए। तो फ्रिक्शन जैसा जो फोर्स है वो कितना काम कर सकता है, उसकी वैल्यू पता करने का तरीका एफएस मैक्स इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाई एन। सो एफएस मैक्स बराबर म्यू बेटा, और मल्टीप्लाई बाई एन की बात करो तो नीचे की तरफ कौन काम करेगा mg, ऊपर की तरफ कौन काम करेगा नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन वर्टिकली अगर mg को बैलेंस कर ले, इक्विलिब्रियम कंडीशन हो तो n बराबर mg। सो n की जगह पर बच्चों mg, राइट। तो म्यू कितनी वैल्यू बेटा, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5, मास ऑफ ब्लॉक कितना है 10 किलो, ग्रेविटी कितनी बेटा 10 लेनी है, जीरो खत्म डेसिमल खत्म, 50 न्यूटन का मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर सकता है। यानी इस ब्लॉक को अगर आप ड्राइव देंगे तो ये सरफेस और ब्लॉक के बीच 50 न्यूटन तक का फ्रिक्शन इसे चलने नहीं देगा। लेकिन आपने तो 100 लगाया है, आपका फोर्स हैवी है, इसका मतलब ये चलेगा, और चलेगा तो मैक्सिमम सामर्थ्य लगाएगा, रोकने की कोशिश करेगा भले रुक ना पाए। तब इस ब्लॉक का फाइनल एफबीडी बेटा ये रहा ब्लॉक। आगे ड्राइविंग फोर्स के नाम पर कितना लगा 100, पीछे स्टोरिंग कह सकते हो स्टॉपिंग फोर्स की तरह अपोजिट फोर्स की तरह कौन लगा 50 न्यूटन। ब्लॉक का मास कितना है m बराबर 10 kg। क्या लगा दिया जाए, आपने कहा ज्यादा कुछ तो नहीं आता, सारी पीएचडी हो चुकी, हम लगा दे रहे हैं एफ नेट बराबर ma। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स वेक्टर क्वांटिटी। नेट फोर्स में अगर दो फोर्स सेम डायरेक्शन में ऐड कर दो, अपोजिट घटा दो, आगे 100 पीछे 50, नेट फोर्स 50।
इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाई ए, m की जगह पर 10 मल्टीप्लाई बाई ए का पता नहीं, राइट। 0 से 0 खत्म, तो a बराबर बेटा कितना आ गया, a बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दैट्स इट, खत्म। ऑप्शन संख्या सी। सब बच्चों ने कर लिया होगा सी पार्ट, बिल्कुल सही बात है। साक्षी सिंह, चलो आगे चले बेटा। कोमल डन बेटा, थैंक यू। चलो मतलब 100 माइनस 50 ये बन गया टोटल फोर्स 50 और अपॉन टोटल मास। डन, लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब अच्छा सवाल बेटा, देखो मोस्ट ऑफ अभी तक जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हल्के हल्के थे, अब सवाल अच्छा आ गया यार। सीखो, अब इसके लिए स्पेस चाहिए, क्वेश्चन पढ़ लो, चूंकि हम अलग अलग व्हाइट पेज पे बनाएंगे, अलग व्हाइट पे। प्रीति वर्मा को जितेंद्र कुमार बेटा, ये एक एजुकेशनल चैनल है, प्लीज थोड़ी सी है ना, कुछ चीजें होती हैं, लिमिट्स का ध्यान रखो, अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो। कैसे डॉक्टर बनोगे बेटा? एक डॉक्टर के पास कन्विंसिंग मेथड, बातचीत करने का लहजा बहुत जरूरी है। चलो आगे बढ़ते बेटा, अब चलते बेटा। एक क्वेश्चन देखिए, बढ़िया अच्छा सवाल है, शानदार लजीज सवाल। कह रहा ब्लॉक ए ऑफ मास m1 रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। एक ब्लॉक जो कि m1 मास का है, वो रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल, अ लाइट स्ट्रिंग इज कनेक्टेड टू इस पास। मन में फोटो बनाओ, फिर इसको भी बनाते हैं बढ़िया शानदार तरीके से। एक उससे लाइट स्ट्रिंग पास करी गई है फ्रिक्शनलेस पुली की मदद से एट द एज ऑफ टेबल, टेबल के एंड पर, किनारे पर, और उससे एक दूसरा ब्लॉक बी बंधा है m2 मास का। अरे इतनी फोटो तो बहुत आसान है यार, हम इतनी तो बना सकते हैं, रफली बना दे फिर आगे कॉपी कर लेंगे। एक टेबल, टेबल के इस एंड पर पुली बंधी, ऐसा सवाल कह रहा है। ऊपर एक मास रखा है m1 मास, और यहां से गई रस्सी और यहां से लटक रहा है m2 मास। इतनी बातें तो हमको भी समझ में आती है बेटा, ठीक। और देखो क्या है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड द टेबल, इन दोनों के बीच जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू के। ये लो भाई, और बताओ म्यू के। तो कह रहा व्हेन ब्लॉक ए स्लाइड ऑन टेबल, जब ब्लॉक ए मतलब ऊपर रखा ब्लॉक स्लाइड करना शुरू कर दे, तो स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा, मतलब टेंशन पता करना है जब ये वाला स्लाइड करना शुरू कर दे, जब ए ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। ए इज स्लाइडिंग ऑन द टेबल, राइट। देख ले आराम से, ऑप्शन देख लीजिए, सवाल बनाए, आगे चले बेटा। अब एक फेयर पेज पे चलते हैं बेटा, एक फेयर पेज पे चलते हैं, चले। ऑप्शन बी बिल्कुल सही, एक इस बच्चे का है, अजय विक्रम सिंह। यस बेटा, इफ यू हैव अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो आंसर है बिल्कुल सही है बेटा। इसको हम फटाफट वैसे रफ कर देता हूं, देखिए जरा। हॉरिजॉन्टल से, ओह सो सॉरी, ब्लॉक सिस्टम है ना, तो ये आपका टेबल का ये एज, पुली, रस्सी, हैंगिंग मास m2, बी ब्लॉक के बारे में, ऊपर रखा मास m1, ए ब्लॉक के बारे में। देख लो भाई, यहां जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू के, राइट। इतनी बात तो बहुत आसान है। अब सिंपल बातें बेटा, नीचे की तरफ कौन काम करेगा, बॉडी का वेट कितना काम करेगा, m2g। जैसे m2g काम करेगा, रस्सी का है, रस्सी में कौन आएगा, टेंशन, रस्सी एक तो टेंशन ए, सब पूरी रस्सी में यूनिफॉर्म टेंशन मेंटेन हो जाएगा टी। टेंशन कहाँ खींचेगा, आगे की तरफ। ब्लॉक और सरफेस के बीच में अगर फ्रिक्शन है तो काम करेगा कहाँ की तरफ, पीछे की तरफ, क्योंकि स्लाइड कर रहा है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे कितना हो जाएगा, मैक्सिमम फ्रिक्शन काम करेगा। मान लो एफ के नाम दे दिया जाए, तो एफ एस बराबर म्यू एस एन होता है, तो एफ के बराबर बेटा म्यू के मल्टीप्लाई बाई एन बन जाएगा। तो म्यू के मल्टीप्लाई बाई एन में म्यू के तो म्यू के रहेगा बेटा, और एन ध्यान से देखो किसके बराबर होगा, तो नीचे की तरफ ये m1 ब्लॉक करेगा। आई रिपीट, नीचे की तरफ ये m1 ब्लॉक करेगा, m1g नामक प्रेसिंग एक्शन, बदले में मिलेगा इक्वल अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन।
तो n बराबर m1 जी के, तो n बराबर बेटा m1 मल्टीप्लाई बाई जी, f1 मल्टीप्लाई बाई जी। बहुत अच्छा बेटा, आप एक बात समझना, हम एफबीडी का इक्वेशन नहीं बनाएंगे, हम एक इक्वेशन बना काम चला लेंगे। 5-5 इक्वेशन बनाने की सभ्यता छोड़िए, लूज दैट सिविलाइजेशन। अच्छा मनीष, आपने अटेंड किया बेटा, ठीक 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 बेटा, चलो वेल डन बेटा, चलो 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 शाबाश। एक बात आप समझो बेटा, अब इसको डायरेक्ट करें, पूरी पूरी बातें पहले सुन लेना। M1 ब्लॉक टेबल पर रखा है जिसका कॉफिशिएंट, जिसके और टेबल के बीच में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के था, तो म्यू के की वजह से इस पर फ्रिक्शन काम करेगा, मोशन की टेंडेंसी के अपोजिट फ्रिक्शन कितना काम करेगा, म्यू मल्टीप्लाई बाय एन, म्यू मल्टीप्लाई बाय एन की वैल्यू किसके बराबर, M1 जी। अब ये एकमात्र फोर्स ऐसा है, ये एकमात्र फोर्स ऐसा है जो सिस्टम को रोकने की कोशिश करेगा, राइट। एक और बात देखो, इस बॉडी का खुद का वजन इस सिस्टम को चलाने की कोशिश करेगा। तो मैं आपसे पूछूं कि क्या अभी तुरंत बिना इक्वेशन लिखे हम एफ नेट बराबर एम ए से काम चला सकते हैं? एफ नेट का मतलब नेट फोर्स, एम का मतलब चलने वाला मास, टोटल चलने वाला मास, और ए का मतलब एक्सेलरेशन। अब आकर लगाओ, इसे चला कौन रहा है? अगर ये चलेगा तो नीचे स्लाइड करेगा, कौन चलाएगा? M2G। M2G चलाने वाला। क्या M2G फ्रीली चला पाएगा या इसे कोई अपोज करेगा? सपोज करो M2G चलाएगा तो उसको ठीक सिस्टम को अपोज करने वाला पीछे फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, M2G में पैराकाइनेटिक फ्रिक्शन घटाओ। अभी आगे इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स, पुली के मास से मतलब नहीं, ये केवल एक पैसेज डिवाइस है। इन दोनों की बात करो तो ये अपनी तरफ खींचेगा M2G से, पीछे फ्रिक्शन अपोज करेगा FK से, तो बॉडी पर नेट फोर्स बराबर आगे वाला ड्राइविंग फोर्स माइनस पीछे वाला अपोजिंग फोर्स। आप चाहो तो इक्वेशन बना सकते हो, M2G माइनस टी बराबर M2A पहला इक्वेशन, और T माइनस FK बराबर M1A दूसरा इक्वेशन। हम डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स बराबर पूरे सिस्टम का मास, क्योंकि पूरा सिस्टम चलेगा, ये अकेले नहीं चलेगा, रस्सी से बंधा है इसलिए दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों ऐसे चलेंगे। तो चलाने वाला M2G, रोकने वाला FK, दैट इज इक्वल टू टोटल मास। टोटल मास कितना है बेटा सिस्टम का? M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई A, मल्टीप्लाई बाई A। देख लीजिए तो बच्चों M2G तो M2G रहेगा, ठीक है भाई। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहेगा? कॉपी मारो, म्यू के इंटू M1 मल्टीप्लाई बाई G बराबर किसके आ जाएगा बेटा? M1 प्लस M2 मल्टीप्लाई बाई A। तो बेटा यहां से A कितना आ जाएगा? तो A बराबर बन जाएगा बेटा, A बराबर कितना बन जाएगा? ध्यान से देखो, A बराबर M2 माइनस म्यू के M1, और दोनों से G कॉमन, अपॉन टोटल मास, इसको नीचे भेज दो, M1 प्लस M2, राइट। आई थिंक डन। थैंक यू बेटा, इतनी बात डन बेटा, पक्का? अरे एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स अपॉन, एक्सेलरेशन बराबर नेट फोर्स अपॉन टोटल मास। नेट फोर्स मतलब ड्राइविंग फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स, और टोटल मास का मतलब ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, टोटल मास M1 प्लस M2। अब बेटा अगर आपको T पता करना है, शायद यही क्वेश्चन था कि टेंशन पता करना था, अब टेंशन के लिए बेटा तुम्हें इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। आओ बना देते हैं, 1 मिनट लगेगा, आओ फट से बनाते हैं। इसकी इक्वेशन बनाओ, क्या बनेगी? तो नीचे कौन लग रहा है भैया? हम लगाते हमेशा एफ नेट बराबर एम ही है, दिखा दे तुम्हें, हमें इसके अलावा कोई फार्मूला सोचना ही नहीं चाहिए। एफ नेट बराबर एम ए। आपने कहा सर ये चीज केवल इस वाले सिस्टम के लिए लगाओ, केवल इस वाले के लिए। देखो एफ नेट का मतलब नीचे वाला माइनस ऊपर वाला, नीचे वाला कितना है? M2G, माइनस ऊपर वाला कितना है? T, बराबर एम ए इस बॉडी के लिए M2A, और ए की जगह क्या डाल दोगे? डाल देंगे, सॉल्व कर लेंगे, राइट। इस स्टेटमेंट को फिर से लिख दे बेटा, हम इस स्टेटमेंट को फिर से, चलो चलते जाए देखिए जो होगा। M2G माइनस T बराबर M2A। एक काम करो, T को उधर ट्रांसफर मार दो, M2A को इधर ले आओ, M2A, A की वैल्यू डालो, A की वैल्यू वहां से M2G माइनस म्यू के M1G अपॉन M1 प्लस M2 इज इक्वल टू T। T को उधर ले गए, M2A को इधर ले आए, M2 अपनी जगह, A की जगह वैल्यू रख दी। लास्ट तरीका, बहुत धैर्य से। अब यहां कुछ नहीं, 1 है, एलसीएम बोलो कितना आएगा बेटा? एलसीएम बेटा M1 प्लस M2। बेटा सवाल लेंदी है, कठिन नहीं है,
थोड़ा सा एक एक स्टेप करके स्टेप्स बढ़ गए हैं, लेकिन सवाल इजी है, बहुत इजी है सवाल, स्टेप बाय चलते जाओ। एलसीएम कितना बेटा, m1 प्लस m2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई m1 m2g, क्रम से लिखना बेटा, m1 m2g m2 स्क्वायर, सॉरी m1 m2g m2 m2g मीन्स m2 स्क्वायर जी, राइट। आगे चलो, आगे आगे, प्लस m2 स्क्वायर जी, प्लस नहीं बेटा, सॉरी माइनस m2 स्क्वायर जी, गड़बड़ हो रही क्या कुछ, नहीं बेटा, m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर जी, ये बेटा प्लस होगा, m1 m2g प्लस m2 स्क्वायर जी, डन, ये मामला डन। इधर देखो m2 मींस m2 स्क्वायर जी और माइनस माइनस प्लस म्यू के m1 m2g। तो दूसरा स्टेप पहले, तीसरा स्टेप है, फिर सुनो बेटा, m1 m2g पहला स्टेप, m2 m2g दूसरा स्टेप, m2 स्क्वायर जी माइनस के साथ तीसरा स्टेप, और माइनस माइनस प्लस m2 m1 म्यू जी या म्यू के m1 m2g, ये आपका लास्ट स्टेप, दैट इज इक्वल टू t। बस बेटा आप काटा पीटी बाकी है, काट पीटी कर लो, थोड़ा सा बड़ा है बेटा, ओके, और काटो 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 काटो, m2g m2 स्क्वायर जी खत्म। अब जो बचा उसमें कुछ कॉमन नंबर ले लो, आंसर आ गया, हमको दिखाई दे रहा आंसर। बेटा यदि आप आदेश करें तो क्या मैं डायग्राम हटा दूं? यार कुछ तो हटाना पड़ेगा भाई, हटाएं, कहाँ लिखे हैं यार, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा सा यहीं हटा दे, सोच रहे डायग्राम हटा दे, फिर बना लेंगे दूसरा वाला डायग्राम। चलो लास्ट स्टेप, टी बराबर सब कट गया बेटा, देखो जो कट सका, m1 m2g कॉमन आ गया, तो हमने पहले लिख लिया m1 m2g, और डब्बे के अंदर बेटा बचा क्या, यहां बचा 1, यहां बचा म्यू के, 1 प्लस म्यू के, अपन नीचे क्या रहा बेटा, m1 प्लस m2, दैट्स इट, ये टेंशन आ गया, कोई और तो नहीं। इसको कॉमन ले के उसको काट के वो वाला आंसर, कहां कोई और आंसर नहीं सेट होगा भरत, बेकार कंफ्यूज मत होना, कुछ कॉमन अब कुछ नहीं होगा, अब क्या कॉमन होगा, चले यार बच्चों, क्वेश्चन टफ नहीं था, मेरी बात सुन दो, फ्रेम कर दे एक बार फिर से, पुली नीचे वजन m2g था, ऊपर टेंशन था, आगे भी टेंशन था, इधर एक ब्लॉक था m1 मास का जिस पर फ्रिक्शन म्यू के इंटू m1g लग रहा था बेटा, सारी बातें समझते चलो। अब अगर इस सिस्टम को सॉल्व किया जाए तो डायरेक्ट लिख सकते हो m2g माइनस म्यू के m1g अपॉन m1 प्लस m2, इससे रिलेशन आ गया, ये देखो, और इस बॉडी का एफबीडी बनाओगे तो टेंशन बन जाएगा। एफबीडी कैसे बनेगा, नीचे वाला फोर्स m2g माइनस ऊपर वाला फोर्स टेंशन बराबर इस बॉडी का ma, और एक ही वैल्यू प्लेस कर देना, आंसर आ जाएगा, राइट। कोई डाउट तो नहीं, आगे चलो बेटा, सुशांत शिक्षांत राव, चले बेटा आगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। तो बच्चों फिर से चलते हैं अपनी क्वेश्चंस की सीरीज पर, ये रहा। तो बच्चों आंसर अगर पूछा जाए हमसे, अगर कोई आंसर पूछेगा तो हम तो से बड़े आराम से रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, आई थिंक बी पार्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, m1 m2g 1 प्लस म्यू के अपॉन m1 प्लस m2, डन। चलो एक और क्वेश्चन बेटा, हेलो, अरे किसको भाई, चलो ये लास्ट है बेटा, इसका मतलब, हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन कह रहा है,
क्वेश्चन कह रहा है प्लैंक विद अ बॉक्स ऑन इट at one end is gradually raised about other end as the angle of inclination with the horizontal reaches to the 30 degree. The box start to slip and slide 4 meter down in 4 seconds. The coefficient of static friction and kinetic friction between the box and the plank will be respectively. अच्छा सवाल, सीखने लायक। चलो कोशिश करते हैं इसको। कोशिश करें तो कैसे करें, जुगाड़ लगाया जाए। डायग्राम देख लो, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन 30 डिग्री है। अब पहली पार्ट को पकड़ो, कह रहा प्लैंक एक एंड से हौले हौले ऐसे उठाया गया और इसका एंगल जैसे 30 पहुंचा ये जस्ट स्टार्टेड टू स्लिप हो गया, ये जस्ट स्लिप करने वाला था। तो बच्चों याद करो, अगर किसी इंक्लाइंड प्लेन पर जिसका इंक्लाइनेशन थीटा हौले हौले बढ़ाना, उसमें एक स्थिति ऐसी आ जाए कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड हो, तो नीचे कौन काम करेगा बेटा, इसका वजन mg। कॉन्टेक्ट सरफेस जो नॉर्मल है यहाँ थीटा, इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा बेटा mg का cos थीटा, अलोंग कंपोनेंट कितना आ जाएगा mg का sin थीटा, राइट। और अगर स्लाइड करने वाला होगा तो स्लाइडिंग टेंडेंसी का अपोज कौन करेगा, म्यू mg का cos थीटा, अरे म्यू n काम करेगा, म्यू n। अच्छा, ईच एंड एवरी प्रेसिंग एक्शन हैज इक्वल अपोजिट नॉर्मल एक्शन, n किसके बराबर हो जाएगा, रखो जरा सा, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा इसको fs कह देता हूं मैं, तो the friction force होगा Fs, that is equal to mu multiply by n, that is equal to mu multiply by n किसके बराबर, n mg cos थीटा के, mg cos थीटा के। अब इस बात को हम ऐसे सीखा करते हैं और कोई खास बात नहीं यार। अरे इंक्लाइंड सरफेस पर जैसे बॉडी रखोगे, mg के कंपोनेंट mg का cos mg का sin, mg का cos होगा प्रेसिंग एक्शन, हम मिलेगा इक्वल अपोजिट रिएक्शन, mg का sin थीटा स्लाइड करेगा, फ्रिक्शन रोकेगा, फ्रिक्शन लगता कितना है म्यू एन, एन किसके बराबर mg cos थीटा। ठीक, अभी जैसे ही स्लाइड करने वाला होगा, जस्ट अबाउट टू स्लाइड, उस स्थिति में ड्राइविंग फोर्स म्यू mg sin थीटा नीचे की तरफ ठीक ठीक बैलेंस हो जाएगा म्यू एन टू एन, यानी म्यू mg cos थीटा ऊपर की तरफ, राइट। mg से mg खत्म, तो म्यू बराबर क्या बचा बेटा, म्यू बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा, दिस गोस टू, आपको याद होगा स्टैटिक, ये अबाउट टू स्लिप है, स्टैटिक कंडीशन है बेटा, अभी चला नहीं, अभी चला नहीं है, चलने वाला है। तो स्टैटिक कंडीशन पे इसे एंगल ऑफ रिपोज भी कहते हैं। ये वो एंगल है जिसमें ब्लॉक जस्ट अबाउट टू स्लाइड है, तो जस्ट अबाउट टू स्लाइड की स्थिति में स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन tan ऑफ थीटा के बराबर होता है। मैं लिख दे रहा हूं उस बात को, यहां लिख दे रहा हूं, मैं लिख दे रहा हूं कि जस्ट अबाउट टू स्लाइड, अरे भाई क्यों दुखी की हो, हाँ, जस्ट अबाउट टू स्लिप, जस्ट अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन पे, जस्ट अबाउट टू स्लिप वाली कंडीशन पर tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू म्यू स्टैटिक, या म्यू स्टैटिक इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। थीटा वो एंगल बेटा, थीटा वो एंगल है जिसमें ब्लॉक जस्ट स्लाइड करने वाला, आप इसे एंगल ऑफ रिपोज भी कह सकते हो। तो 30 डिग्री जब ब्लॉक उठाते उठाते, ये जो वेज है इसको उठाते 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 30, तो 30 पर स्लाइड करने वाला था, mg sin थीटा इतना ताकतवर हो गया था कि वो म्यू mg cos थीटा को बस ओवरकम करने वाला था। तो tan थीटा tan 30 1/√3, 1/√3 को सॉल्व करोगे तो 1 तो बेटा 1 आएगा, √3 कितना बन जाएगा 1.732। देख लो, मेरा समझ लो, राइट। अब 17 छक्का 102, ठीक, लगभग 0.6 के आसपास, देख लेना बेटा 0.6 के आसपास आएगा। ये स्टैटिक कोएफिशिएंट आ गया। अब पूछा क्या गया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यानी म्यू एस पूछा गया है, तो म्यू एस की प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हो गई, म्यू एस मिल गया। अब काइनेटिक की बात करो, काइनेटिक की बात बड़ी खतरनाक है भैया। ये कह रहा भैया अगर यही ब्लॉक
सरक जाए ए के साथ, ये रुक ना पाए, अभी चलता चला जाए। अरे भाई अगर आप 30 से एक जरा सा भी ज्यादा करोगे तो जी साइन थीटा ऐसे नीचे खींच लाएगा, नेट फोर्स नीचे की तरफ काम करेगा, और नेट फोर्स बच्चों अगर नीचे की तरफ काम करेगा तो नेट एक्सेलरेशन नीचे आएगा, और नेट एक्सेलरेशन का मतलब एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन के आते ही एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन को सॉल्व करने के लिए आप अक्सर फार्मूलों का इस्तेमाल करते हो, और जो फार्मूला आप इस्तेमाल करते हो v बराबर u प्लस at, लेकिन टाइम की जानकारी ना है ना चाहिए, आपको कितने डिस्टेंस नीचे गया ये दिया गया है, कितने समय में गया ये गया है। शुरुआत कहां से करी थी, शुरुआत कहां से करी थी, ग्रेजुअली रेस किया है तो इसने स्लिप करना स्टार्ट किया, बॉक्स स्टार्ट्स टू स्लिप, यानी शुरुआत में रुका था। तो कहने का मतलब कहानी कुछ ऐसी बेटा, इस डायग्राम को बेटा हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बना रहे हैं, एज इट इज कॉपी नहीं कर रहे हैं, इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे करके देख रहे हैं कि सपोज करो थीटा एंगल पर ये ब्लॉक स्लिप करना स्टार्ट कर दे, जबकि इसकी शुरुआत में इसके पास कोई रफ्तार नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ये रफ्तार पकड़ लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, इसके पास एक रफ्तार आ जाएगी। और ऐसा करते वक्त मान लो इसने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी t बराबर 0 पर, और अब समय हो चुका है t बराबर 4 सेकंड, और इस दौरान जो चल चुका है वो चल चुका है ये 4 मीटर। पूरी कहानी बना दी, जो जो क्वेश्चन में लिखा है उसे हमने फ्रेम में दिखा दिया, देख लो इत्मीनान समझ लो, समझो बेटा। बहुत शानदार लेक्चर आज का, मजा आ गया, ट्रस्ट मी, आज हमने तो बहुत एंजॉय किया है। भरत कुमार यादव, बदमाशी नहीं, पढ़ाई करो, ठीक है, शाबाश, अच्छा बच्चा है, थोड़ा शैतान टाइप का है लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ने में होशियार। चलो ध्यान से देखो, ब्लॉक रखा टॉप पे, अब वहां से वो चल स्टार्ट करना कर रहा है स्लिप करना, ठीक है, u बराबर 0, नीचे आते आते कोई रफ्तार पकड़ लेगा, v पकड़ लेगा, यात्रा की शुरुआत t बराबर 0 पर 4 मीटर में, 4 सेकंड में 4 मीटर फिसला, 4 सेकंड में 4 मीटर, और तब फिसला जब ये नेट एक्सेलरेशन के तहत चल रहा। तो चली गई यात्रा में, चली गई दूरी की इंफॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट का पता है, टाइम का पता है, इनिशियल रफ्तार का पता, हमने लगा दिया s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, राइट। तो देखो जरा सा बेटा, s डिस्प्लेसमेंट कितना 4 मीटर, ut स्टार्ट किया था चलना 0, यह जाएगा प्लस हाफ ऑफ एक्सेलरेशन a का पता नहीं, मल्टीप्लाई में t का स्क्वायर मतलब 4 सेकंड का स्क्वायर, 4 से 4 खत्म, राइट। और ये 2 से 2 बार कटेगा, तो a बराबर, यहां से आया बेटा a बराबर, देखो ध्यान से, a बराबर 2 ऊपर जाएगा 4 नीचे आएगा, 2 एक के 2 दूनी 4, या 2 दूनी 4 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/2, 1/2 का मतलब बचा रहे दो 1/2, ठीक है। अब आपको याद दिलाए बेटा, किसी कॉफिशिएंट, अगर किसी सरफेस का कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है तो उसमें नीचे की तरफ काम करने वाला नेट एक्सेलरेशन, याद करो आपको क्या सीखा था, कल सीखा था भाई, गड़बड़ नहीं करो, a g साइन थीटा माइनस म्यू केस कॉस थीटा, यानी गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो, म्यू का मतलब यहाँ म्यू केस होता है, अरे भैया एक्सेलरेशन तब आएगा जब रफ्तार पकड़ लेगा, चलेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। और जब तक चलने वाला होगा तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन। तो ये डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, मुझे पता है कि थीटा इंक्लिनेशन और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन में यही एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन आता है, और ये आपको पहले अभी क्वेश्चन से मिल गया एक ही वैल्यू, तो एक ही वैल्यू को एक ही वैल्यू के बराबर करो, तो ये ए क्वेश्चन से आया, और एक ए मुझे पता है, लिख दे रहा हूं बेटा, या इसे क्वेश्चन संख्या सेकंड मान लो, क्या फर्क पड़ता है, इसे क्वेश्चन संख्या सेकंड मान लो, इसे क्वेश्चन संख्या फर्स्ट मान लो। अब ये ए पता था और वो ए मिला है, दोनों बातें बराबर करो, तो पता बराबर मिला करो, हटा दे से, तो पता बराबर मिला करोगे तो जी साइन थीटा, जी का मतलब 10, साइन थीटा, थीटा की जगह बेटा वही 30 डिग्री जिस पर स्लिप करना स्टार्ट किया, साइन 30 माइनस म्यू के और कॉस 30, ये किसके बराबर आ जाए, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा किसके बराबर आ जाए, ए के, और ए कहां है 1/2, राइट। तो बेटा सही है वैसे, चलो रखो काटा पीटी करते हैं, ये कितना है 10, और साइन 30 कितना बेटा 1/2, ये कितना है म्यू के इंटू 10,
cos 30 √3/2 बराबर 1/2। बेटा आगे बढ़ते जाएं, हटाते जाएं इसको, राइट। 2 से काटो 5 माइनस म्यू के करेक्टिंग आएगा यार, म्यू के इंटू 10 इंटू कॉस 30। 2 से काटो, यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो एक काम कर लें क्या, एक काम कर लें, ये 1 बचा। सुनो बेटा बात, 2 पंचे 10, अरे यार एक बार में कर दे भाई, ऐसे लेंदी हो जाएगा। 10 और साइन 30 1/2 माइनस म्यू के और कॉस 30 √3/2 और बराबर किसके 1/2 पे। 2 कॉमन लेके काट दो, तो 2 पंचे 10, 5 को नीचे फेंक दो, 5 दूनी 10, तो 1 माइनस म्यू के √3 बराबर 5 दूनी 10 और 10 का मतलब बेटा 0.1। हटा दो इसको, हटा दो इसको, हटाओ। अब म्यू के √3 उधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो 1 माइनस 0.1 बराबर म्यू के √3। 1 में 0.9 करेंगे 0.9, 1 में 0.1 चला गया अपॉन √3 बराबर म्यू के 0.9 लास्ट स्टेप अपॉन 0.9 अपॉन √3 का मतलब बच्चों 1.7 समथिंग इज इक्वल टू म्यू के। काटो पीटो, देखो जरा क्या आ रहा, 17 पचे 85, 17 छक का 100 ज्यादा हो जाएगा, 5 बार जाएगा बेटा, खत्म। तो पहले वाला कितना आया था 0.6, दूसरा वाला 0.5, ए पार्ट सही है बेटा। अरे स्टैटिक वैसे भी ज्यादा होता है भाई। चंद्रभूषण ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन सही है बेटा, लगभग सारे बच्चे सही। वेल डन बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सब कुछ सही है, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, एकदम सही, एकदम सही बेटा, एकदम सही। रोहित, प्राची, अवंतिका, मुजैद, आकांक्षा, संध्या, यश चक्रवर्ती, प्रीति, पवन, नाजिया, फातिमा, अनुष्का, रवि रंजन, मोनिका, लगभग सब सही बेटा, वेल डन, आप एकदम सही कह रहे हैं। दिनेश बिल्कुल सही बेटा। अजय विक्रम सिंह बाय बेटा। विष्णु दत्त, प्रेम शंकर, मानसी, थैंक यू बेटा। चलो, सो आई थिंक टुडेज टाइमिंग्स आर ओवर, और अब क्लास को बिल्कुल आगे नहीं खींचेंगे हम लोग अनावश्यक। वी हैव डन सफिशिएंट टास्क टुडे, आज के लिए हम लोगों ने पर्याप्त काम कर लिया। कल बेटा ये सारे टॉपिक डन, अच्छे क्वेश्चन थे, सेलेक्टेड क्वेश्चन थे जो मुझे लगा करा देने चाहिए, ताकि टॉपिक में लगभग हर वैरायटी कवर हो जाए बेटा। सो हम लोगों ने लगभग हर वैरायटी कवर कर ली। अब आपको मैं याद दिला दूं क्या क्या पार्ट थोड़ा सा रह गया, दिखाते हैं जरा। अरे कोई नहीं है, कल बेटा यहां तक पहुंच गए थे, यहां तक, हाँ। अब बहुत अननेसेसरी चीजें भी हैं इसमें, ऐसा नहीं सब चीजें मतलब कि नहीं, कुछ सवाल लेकिन अच्छे हैं, जैसे ये वाले सब, ये सब, ये सब। तो मुझे लगता है कल इसमें से कुछ सेलेक्टेड ये हम लोग कर चुके हैं। देखो आज हम लोगों ने अभी किया 20% वाला, दिस वी हैव डन। स्लाइडिंग, रफ सरफेस, स्मूथ सरफेस, है ना, इसका फ्रिक्शन हमें निकालना आता है, कौन किस में कितना क्या टाइम लगा। तो बच्चों फ्रिक्शन से संबंधी लगभग एक लास्ट लेक्चर ये हम लोग आज देख चुके हैं, एस बराबर v²/2 म्यू जी। अब इसको मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी कर दो, मोमेंटम बन जाएगा, ठीक है ना, और लगभग बस। तो बेटा इसमें अभी कुछ कुछ पार्ट कहीं कहीं लगता है, जैसे एक बहुत अच्छी पीडीएफ मिल गई थी, इसको हमने, ये वर्क डन वाला पार्ट है, ये अभी आएगा ही आएगा।
कार्ट वाला देखो आज हम लोगों ने किया कि मिनिमम कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए, है ना, स्लाइड करने के लिए। तो बच्चों कुछ पार्ट्स इसमें ऐसे हैं, 4-6 पेज और है इसमें, लगभग 6 पेज होंगे, 6-7 पेज इसमें ऐसे बेटा जिनको हमें डिस्कस कर लेना चाहिए, है ना। तो इनमें से कुछ ऐसे पार्ट हैं बेटा कि अबाउट मैराथन। बेटा मैराथन, 3 गुलाबी दिल आपके लिए, शुक्रिया बेटा। अच्छा बेटा मैराथन के लिए बता दूं आपको कि मैराथन, यस सर, आप कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। परसेंटेज वाला क्वेश्चन कराइए, वो समझ में नहीं आया था। कितने परसेंट चेन लटका दी जाएगी बेटा, उसका एक छोटा सा फार्मूला है, इस समय बोर्ड पर आपको वही क्वेश्चन दिखाई भी दे रहा होगा। चले सुन लीजिए एक बात और, आज का सेशन बेटा यही खत्म करेंगे। कल फ्रिक्शन का बहुत थोड़ा सा पार्ट, और वील स्टार्ट टुमारो वर्क पावर एनर्जी। कल बच्चों हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे, है ना। ये हमेशा से होता रहा बेटा कि लगभग एक लेक्चर करीब करीब जब एंड की कगार पर होता है। अब प्रॉमिस स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि फ्रिक्शन की बहुत वैरायटी बाकी नहीं, और ना ही अनावश्यक चीजें डिस्कस करें, है ना। और रही बात मैराथन की, तो मैराथन बेटा सैटरडे कंडक्ट होगी, आप बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहिए। मैराथन के टॉपिक हम कल मेंशन कर देंगे, आज किसी कारणवश नहीं मेंशन कर पाए, ठीक है ना। तो कल हम श्योर मैराथन के टॉपिक मेंशन कर देंगे। कल आप क्लास स्टार्ट होती है, पहले मुझे याद दिला देना, मैराथन के टॉपिक मेंशन करेंगे, कल फ्रिक्शन का एंड करेंगे, कल ही वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे। बच्चों बड़ी खुशी होती है सब बताते हुए कि हम लोग धीमे धीमे करते करते हम लोगों ने स्टार्ट किया था यूनिट मेजरमेंट, डायमेंशन, एरर, मोशन 1D मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल, एनएलएम, फ्रिक्शन इज डन। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कल से वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। सो रेगुलर लगे रहिए कंसिस्टेंसी के साथ, आपके एफर्ट्स कहीं वेस्ट नहीं जाएंगे। और जैसे मैकेनिक्स खत्म होगी, तो मैकेनिक्स बच्चों अपने आप में थोड़ा लेंदी है, इसके बाद हर टॉपिक कम से कम समय लेगा, ठीक है ना। और एक बात और कोशिश करिए बेटा कि अगर आप चीज़ों को खुद से रिहर्सल कर लोगे, तो मुझे हर चीज़ को एलेबोरेट करने में कम से कम एफर्ट देना पड़ेगा। बाकी अगर आप में से मोस्ट ऑफ लोग चैट बॉक्स पे कमेंट करोगे लेट्स मूव आगे, तो मैं समझ पाऊंगा कि हाँ वाकई आपका टॉपिक कमांड अच्छा है और सबको समझ में आ रहा है, रफ्तार आगे बढ़ा देंगे, ठीक है बच्चा। सी यू टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एंड बी पॉजिटिव।